Hello dear pharmacist exam aspirants, welcome to GPAT discussion center। एसआईसी फार्मासिस्ट मैराथन की इस सीरीज में आज हम मॉडल पेपर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए आपको हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ये एसआईसी फार्मासिस्ट मैराथन की सीरीज में जितने भी वीडियोस हैं सभी को आप पूरी क्वेश्चंस अच्छे से ज़रूर से देख लेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले फार्माकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद अदर सब्जेक्ट के धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आप देख पाएंगे, दिया गया है एंटीबायोटिक्स इनहिबिट्स द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस आर। जो एंटीबायोटिक्स हैं इनमें से कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, आप जानते हैं ये बैक्टीरिया है, तो जो सेल होता है उनको, तो इसी को क्या कर दें, ब्रेक कर दें, बैक्टीरिया के सेल को इनहिबिट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इनका डेथ हो जाएगा, सेल ही नहीं रहेगा प्रोटेक्टिव। तो ये क्या हो जाता है, सेल वॉल को जब हम लोग इनका इनहिबिट करेंगे तो ये बैक्टीरियासाइडल ड्रग ये होते हैं। साइडल मीन्स समझ लीजिए इनका डेथ करना। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियासाइडल ड्रग हैं जो आपको बैक्टीरियल सेल को इनहिबिट करते हैं उनको याद करने का चलिए ट्रिक देख लेते हैं। तो क्या कुछ ट्रिक रहेगा ये देखिए। तो एक क्या है, एक सेल्समैन है जो कि क्या करता है, पेन को बेचता है। ठीक है, पेन को क्या कर रहा है, बेच रहा है, जिससे कि पेन को बेचा तो उसको क्या मिली, मनी मिली। ठीक है, मनी से उसने क्या किया, उसने लिया कार, उसने लिया फिर क्या, वेन, और साथ ही साथ साइकिल उसने लिया। ठीक है, ये समझ गए कि एक आपका कोई व्यापारी है, उसने क्या किया, पेन वो बेचता था, तो पेन को बेचा, मनी मिला, मनी से उसने क्या लिया, कार, वेन और साइकिल उसने लिया। ये स्टोरी समझ गए। अब चलिए कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो पेन से क्या हो जाएगा, पेन से आपको क्या याद रखना है, चलिए आप कोई देखते जाएंगे। पेन से आपको पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन याद रहेगा। बेचता से बेसिट्रेसिन, बेचता से बेसिट्रेसिन याद रखिएगा, और मनी से मोनोबैक्टम। ठीक है, फिर से आपको सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, सी से सिफेलोस्पोरिन, और कार से कार्बापेनम, वेन से वैनकोमाइसिन। ठीक है, और साइकिल से साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे आपके जितने भी बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हैं, जिनके लिए ट्रिक मैंने आपको बतला दिया है। अब आपको हमेशा याद रखेंगे पेनिसिलिन, बेसिट्रेसिन, मोनोबैक्टम, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, वैनकोमाइसिन एंड साइक्लोस्पोरिन। ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट ये करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेसिट्रेसिन। यहाँ पे आप इस ट्रिक से अब इजीली से आइडेंटिफाई कर लेंगे, बेसिट्रेसिन है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। नेक्स्ट चलेंगे, इसी प्रकार से और ट्रिक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं बैक्टीरियल का क्या है, आपका पूरा इमेज दिया गया है। तो ये जो सेल है उसको जब हम लोग इनहिबिट करेंगे तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कहलाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस को जो इनहिबिट कर रहा है वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कहलाएगा। ठीक है, डीएनए को जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उनको यदि जैसे कि दिया गया है डीएनए गायरेज, ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, इनहिबिट करेंगे। तो डीएनए गाइनेज इनहिबिटर जैसे कि क्विनोलिन्स है, ये सारे हैं। ओके, आरएनए एनालॉग दिया गया है। साथ ही साथ यदि और आपको बात करें प्रोटीन की ही, तो प्रोटीन सिंथेसिस में 50S इनहिबिटर और 30S अलग अलग आपको यहाँ पर यूनिट देखने को मिल जाएगा। तो 50S की बात करेंगे तो यहाँ पर लिंकोसामाइड है, क्लिंडामाइड है। और याद रखिए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का ट्रिक भी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है, तो सभी आपके जितने भी मैराथन है उनको आप जरूर से वॉच करिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको सभी में ट्रिक मिलेगी। नेक्स्ट है द मेडिसिनल एजेंट यूज्ड फॉर द इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट आर नोन एज। ऐसा कौन सा मेडिकल एजेंट है जो कि क्या करता है, यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक ऐसे एजेंट है जो कि यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है किडनी में उन्हें क्या करते हैं, वो इनहिबिट करेंगे, जिससे कि यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, अपनी बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो सके। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम डायूरेटिक्स कहते हैं। ठीक है, डायूरेटिक ऐसे एजेंट आपको पता है, इनके बारे में पता ही होगा। ओके, जिसके जो कि फ्लो को बढ़ा देता है, यूरिन के फॉर्मेशन को, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है अ ड्रग दैट प्रमोट डायूरेसिस बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इज। ठीक है, अब कौन सा ड्रग है जो कि क्या करता है, यहाँ पर एंटागोनिस्ट है किसके, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन को क्या कहते हैं हम लोग, एंटी डायूरेटिक। एल्डोस्टेरोन क्या कहलाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
ठीक है, ये क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है। अब इसी को हमको क्या करना है, इनहिबिट करना है। तो वो 2 ड्रग हैं, ठीक है, जो कि क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक भी इसको हम कहते हैं। ओके, वो कौन से 2 ड्रग हैं जो कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, वो है स्पाइरोलेक्टोन और एल्प्रियोनॉन होता है। ठीक है, तो ये स्पाइरोलेक्टोन जिसका मैंने आपको मेटाबोलाइट भी बताया है कि इनका जो मेटाबोलाइट होता है वो जिसको हम क्या कहते हैं, कैर्निनॉन कहते हैं। ठीक है, कैर्निनॉन होता है इसका मेटाबोलाइट, और ये क्या होंगे, स्पाइरोलेक्टोन आपके जो सबसे लो सेलिंग डायरेटिक्स में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्पाइरोलेक्टोन हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, स्पाइरोलेक्टोन के बारे में मैंने आपको बता भी दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। In increase in the size of an organ or a tissue that is not associated with cancer is termed as। ओके, चलिए, अब यहाँ पर कुछ टर्म दिया गया है, तो इनमें से यहाँ पर यदि साइज इंक्रीज हो रहा है किसी टिश्यू और ऑर्गन का, तो उसे क्या कहेंगे, और वो क्या हो, कैंसर से एसोसिएटेड ना हो। तो यहाँ पर दिया गया जैसे नियोप्लाजिया, मेटाप्लाजिया, हाइपरट्रॉफी एंड डिस्प्लाजिया दिया गया है। ठीक है, तो नियोप्लाजिया आप जानते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ हो जाता है सेल का, जो कि क्या कर जाता है, कैंसर काउजिंग हो जाता है, उसे नियोप्लाजिया कहते हैं। मेटाप्लाजिया में साइज सेल का मीन्स टाइप ही चेंज हो जाता है, जैसे कि टिश्यू होते हैं डिफरेंट टाइप के, एपिथेलियल टिश्यू हो गए, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, तो उनका सीधा टाइप ही चेंज हो जाता है इसमें मेटाप्लाजिया में। फिर दिया गया हाइपरट्रॉफी, तो हाइपरट्रॉफी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सेल की साइज, जैसे कि नॉर्मल इस प्रकार से इतनी बड़ी सेल है, साइज इसकी, वो साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज होकर, जैसे कि ये सेल की साइज ऐसी हो जाएगी। तो जो सेल की साइज है इंक्रीज हो जाती है उसी हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, टी फॉर आपको क्या याद रखना है, टेल मीन्स क्या हो रहा है, लंबा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, सेल की साइज इंक्रीज होते जा रही है, तो उसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, और डिस्प्लाजिया में क्या होता है, ये पूरे अनकंट्रोल्ड इनकी ग्रोथ होती है, कोई मैनर ही नहीं रहता, जैसे कि इस प्रकार से नॉर्मल सेल्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके नॉर्मल सेल है, तो वो जस्ट क्या हो जाएंगे, आगे पीछे किस प्रकार से भी इनकी शेप साइज इस प्रकार से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगेगा पूरा, तो उसे हम डिस्प्लाजिया कहते हैं। तो यहाँ पर साइज की बात करेंगे, यदि साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, हाइपरट्रॉफी कह रहे हैं, और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाइपरट्रॉफी। आप देख पाएंगे, देखिए अब हम लोग इमेज के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आप देखेंगे हेल्थी सेल इस प्रकार है, हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है सेल का। ओके, और हाइपरप्लाजिया में जस्ट हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया में हमेशा ही हमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो हाइपरप्लाजिया यदि दिया रहता है तो हाइपरप्लाजिया में क्या होता है, सेल की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो इंक्रीज होते जाती है। देखिए ये आपका नॉर्मल सेल है, तो जस्ट जो इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरप्लाजिया, पर वहीं पर सेल का साइज बढ़ेगा उसे हाइपरट्रॉफी हम कहते हैं। और डिस्प्लाजिया में देखिए नॉर्मल इस टाइप का सेल था जो कि पूरा अनअरेंज्ड ये हो जाता है डिस्प्लाजिया में। ओके, तो ये टर्म इजीली से अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन का कॉमन साइड इफेक्ट, चलिए आंसर करते जाइएगा। कॉल्चिसिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, कॉल्चिकम से ऑब्टेन होता है, कॉल्चिकम ऑटोमेनल। ठीक है, और देखिए और साथ ही साथ इसे हम क्या कहते हैं, मिडोसेफ्रॉन ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये सेफ्रॉन लाइक नज़र भी आता है। इनकी साइड इफेक्ट की बात करेंगे कॉल्चिकम की, तो ये होता है डायरिया काउज करते हैं, मेनली क्या करते हैं, डायरिया जैसी कंडीशन करते हैं, स्टमक पेन और वोमिटिंग जैसी कंडीशन आती है कॉल्चिसिन को प्रीफर करने से। नेक्स्ट है, चूज द एंटी कैंसर ड्रग विथ पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटी कैंसर से ऐसा कभी नहीं होता कि क्वेश्चन ना आए फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। ओके, तो पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट दिया गया है। ठीक है, प्यूरिन, पायरिमिडिन, ये सारे एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग हैं जो एंटी कैंसर में यूजफुल होते हैं। तो अब हम लोग चलिए पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट की बात करेंगे और इनको ट्रिक के थ्रू भी चलिए देखते जाते हैं। यहाँ पर फिर आपको ईजिली से इनका करेक्ट आंसर बाद में बतलाती हूँ, पहले इनका ट्रिक पे आइए, आप खुद ही आंसर बतलाएंगे। ठीक है, आपको खुद ही आंसर पता चल जाएगा इनके ट्रिक के थ्रू मैं आपको बतलाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इनका ट्रिक हमने देख ही लिया है, प्रीवियस क्लास में देखिएगा एल्किलेटिंग एजेंट के बारे में मैंने आपको अच्छे से ट्रिक बतला दिया है। ओके, प्रीवियस क्लास में जाकर देख लीजिए। अब बात करेंगे एंटी मेटाबोलाइट। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला भी था, धीरे धीरे सारे क्लासिफिकेशन आपको इसी मैराथन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम चलिए एंटी मेटाबोलाइट के ये ट्रिक है उनको हम देखते हैं। तो ये 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो देखिए 3 चीज़ें क्या क्या है, फोलेट एंटागोनिस्ट। तो फोलेट एंटागोनिस्ट को कैसे याद रखेंगे, PM से। ठीक है,
PM से याद रखना है, PM जो आपकी PMG से याद रख लीजिए, P से हो जाएगा आपका प्रीमेट्रैक्जेट और M से हो जाएगा मेथोट्रैक्जेट, ठीक है, PM से याद रह गया। फिर आएंगे हम लोग प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट को। तो कैसे याद रखेंगे प्यूरिन एंटागोनिस्ट को, ये देखिए, तो प्यूरिन एंटागोनिस्ट को याद रखना है आपको पूरा जो है क्या, एक जो लड़का है समझ लिए, ठीक है, वो क्या बोलता है, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ पूरे फ्लू से, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मैं आज़ाद था, कह लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, पूरे था पूरे फ्लू टाइम, ठीक है। अभी क्या हुआ था, कोरोना में फ्लू हो रहा था, ठीक है, कोरोना वाला फ्लू समझ लीजिए, ठीक है, फ्लू फीवर हो रहा थे, तो वही वो जो लड़का है वो क्या कहता है कि मैं आज़ाद था, उस टाइम क्या था, सभी लोग को क्या हो रहा था, फ्लू हो रहा था, पर ये लड़का कहना चाहता है कि मुझे कोरोना वगैरह हुआ ही नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, मैं आज़ाद था पूरे फ्लू से, उस पूरे फ्लू टाइम में मैं पूरा आज़ाद था। तो मैं से क्या हो जाएगा, मैं से आपको याद रखना है मरकैप्टोप्यूरिन, और आज़ाद से आपको याद रखना है अजाथायोप्रिन, ठीक है, था से आपको याद रखना है थायोग्वानिन, ओके, पूरे से आपको याद रखना है यहाँ पर प्यूरिन। ये जो हम याद कर रहे हैं इतना ट्रिक वो किसके लिए है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट के लिए होता है, ठीक है। फिर फ्लू से क्या याद रखना है, फ्लू से आपको फ्लूड्राबिन याद रखना है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा सारी चीज़ें कि आपका पूरी प्यूरिन एंटागोनिस्ट वो क्या कहेगा लड़का कि मैं आज़ाद था पूरे फ्लू टाइम में। तो आपको मैं से मरकैप्टोप्यूरिन और था से थायोग्वानिन और ए से आपको अजाथायोप्रिन मीन्स आज़ाद से अजाथायोप्रिन और फ्लू से फ्लूड्राबिन याद रहेगा। प्यूरिन एंटागोनिस्ट भी याद हो गया। अब आगे बढ़ेंगे पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा भी गया था, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, अब पायरी से आपको परी याद रखना है, ठीक है। ये जो पायरी है उससे याद रख लीजिएगा परी को। अब परी कैसी है भाई, परी यहाँ पर देखिए कितनी परियां हैं, 5 परियां हैं, ओके। जिनके पास क्या है, जिनके पास है कैप, और कैप में क्या लगा है, सितारा लगा है। सितारा मीन्स स्टार, जानते हैं ना सितारा किसको कहते हैं, स्टार को कहते हैं, ओके। तो एक क्या है, परी है, 5 परियां हैं यहाँ पर, जिसमें से देख पाएंगे आप लोग 5 परियां में कैप लगा है और उनमें सितारा लगा हुआ है कैप में। तो कैप से आपको क्या याद रखना है, परी से आपको पायरिमिडिन याद रहेगा, 5 से आपको फ्लोरोयूरासिल आपको याद रहेगा, ठीक है। कैप से आपको कैपेसिटाबिन याद रहेगा और सितारा से सिताराबिन याद रहेगा, ओके। ये भी पूरा याद हो गया। ये तीनों आपके एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, वो इजीली से अब आपको याद रह गए। अब देखिए, चलिए अब फिर से क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अब इसका आंसर आप खुद ही मुझे बतलाएंगे। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करते जाइएगा। पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट क्या होगा, फ्लोरोयूरासिल दिया गया है, मरकैप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन और मेथोट्रैक्जेट। तो मेथोट्रैक्जेट को क्या याद दिलाया मैंने आपको, पीएम करके, ठीक है। तो फोलेट हो गया ये। उसके बाद आपका मरकैप्टोप्यूरिन और थायोग्वानिन दिया है। तो आपने थायोग्वानिन को कहाँ पे याद रखा, अभी जस्ट हमने क्या किया, जो आज़ाद वाले ट्रिक में, ठीक है। मैं आज़ाद था जो कि क्या था आपका प्यूरिन एंटागोनिस्ट। फिर आपको बचा फ्लोरोयूरासिल, तो ये क्या था 5, फ्लोरोयूरासिल को 5 से आपको याद रखना है, 5 परियां थी, तो परी से पायरिमिडिन, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 फ्लोरोयूरासिल, ठीक है। परी वाले ट्रिक से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DMARD, ठीक है। DMARD इसमें से कौन सा है, एंटी रूमेटाइड ड्रग के बारे में पूछा गया है, ठीक है। मॉडिफाइंग एंटी रूमेटाइड ड्रग कौन से हैं इसमें से, तो वो है आपका यहाँ पर क्लोरोक्विन। चलिए पूरा हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार, जिससे कि अभी में कोई भी क्वेश्चन आता है रूमेटाइड से तो आपको याद रहेगा। तो एंटी रूमेटाइड में याद रखेंगे लोग डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटाइड ड्रग, जिसे DMARD कहा जाता है, ठीक है। डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटाइड ड्रग्स। तो यहाँ पर नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल 2 कैटेगरी है। नॉन बायोलॉजिकल में देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, सल्फासेलाजिन है, इम्यूनोसप्रेजेंट भी कुछ यूज़ किया जाता है, जैसे कि अभी हमने मेथोट्रैक्जेट क्या देखा जो कि एंटी कैंसर में यूज़ हो रहा था, वो किस प्रकार से इम्यूनोसप्रेजेंट भी होता है, तो इनको यहाँ पर रूमेटाइड में भी यूज़ किया जाता है। एजाथायोप्रिन हो गया, साइक्लोस्पोरिन है, इनका भी यूज़ किया जाता है, और क्लोरोक्विन, ठीक है। क्लोरोक्विन का हम लोग यूज़ करते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस में, ओके। अब देखिए यहाँ पर कुछ बायोलॉजिकल ड्रग भी याद रख लीजिए। ये पूछा जाता है TNF अल्फा इनहिबिटर, जिसको मैंने आपको प्रीवियस क्लास में याद भी कराया था, ठीक है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये साथ ही साथ देखिएगा ये जो आपका TNF अल्फा इनहिबिटर है, एटानरसेप्ट है, इनफ्लिक्सिमैब एंड एडालीमूमैब के बारे में मैंने आपको बतलाया ही है। तो घूम फिर के चीज़ें आती हैं, तो एक बार पढ़ ले तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को।
नेक्स्ट चलेंगे ब्रोमहेक्सिन एक्ट बाय, ठीक है। ब्रोमहेक्सिन क्या करता है, ये है आपके एक्सपेक्टोरिन की तरह एक्ट होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अस्थमा के ट्रीटमेंट में हम लोग कफ के मेनली ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं ब्रोमहेक्सिन को, ठीक है। ये क्या है, आपके एक्सपेक्टोरेंट की तरह ये यूज़ में आते हैं। तो ये मेनली करते क्या हैं, तो आपने देखा होगा जो आपके स्पुटम होते हैं, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर जैसे म्यूकस होता है, बहुत ज़्यादा ही थिक होता है, जिसमें क्या होता है, बाउंड बने होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा विस्कस होता है ना, बहुत ही विस्कस और थिक होता है। अब इसमें क्यों ये थिक हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में पॉलीमर्स जो बने हैं उनमें क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के क्या बने होते हैं, बॉन्डिंग बनी होती है। तो इन्हीं को क्या करता है, ये डीपोलराइज करता है, ठीक है। पॉलीमर्स है जिनको क्या करेगा, ये तोड़ेगा। ओके, कम विस्कस बनाएगा, बहुत विस्कस है तो इनके बाउंड को तोड़कर कम विस्कस बनाएगा, जिससे कि इजली से एक्सपेल आउट हो सके आपकी बॉडी से ये जितनी भी फ्लूइड जो सेक्रेट हो रही है, मीन्स स्पुटम जो है, म्यूकस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेट हो पाए आपकी बॉडी से। तो ये क्या करेगा, ब्रोमहेक्सिन यहाँ पर डीपोलराइजिंग म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट इन स्पुटम, ये इनका मेनली वर्क होता है, ठीक है, ब्रोमहेक्सिन का। ओके, चलिए नेक्स्ट चलेंगे अब। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन। मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन, इट मीन्स मास्ट सेल को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ठीक है। कौन कौन से ड्रग हैं आपके, ये बात करेंगे हम लोग, जो कि है सामने ही दिया है, कीटोटिफेन दिया गया है। तो कीटोटिफेन क्या होता है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर की तरह एक्ट में आता है। ये सभी अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूजफुल होती हैं। और अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए मैंने कुछ आपको ट्रिक भी दिया है प्रीवियस क्लास में, आप जाकर देखिए, ब्रोंकोडाइलेटर का ट्रिक मैंने दिया है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात करेंगे तो सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट हो गया, कीटोटिफेन, ये मेनली पूछ लिया जाता है, इनको स्टार मार्क करके याद रखिएगा। ओके, देन ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में मैंने आपको बतलाया ही है कि आपको क्या याद रखना है, लुकास्ट याद रखना है, मॉन्टी लुकास, जाफी लुकास, ये दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाले हैं। साथ ही एंटी IgE एंटीबॉडी याद रखिएगा, ओमालीजुमैब, ठीक है, ओमालीजुमैब हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर, यदि हम एंटी IgE की बात करें। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओमालीजुमैब के बारे में याद रखिएगा, एंटी IgE पूछते ही है मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट चलेंगे, विच ड्रग कैन नॉट बी यूज एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में मेनली हम लोग किसको यूज़ करते हैं, एस्ट्रोजन जो डेरिवेटिव है उन लोग को मेनली यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे कि लिवोनॉर्गेस्ट्रॉल, नॉर्गेस्ट्रॉल, इन सारी चीज़ों को मेनली हम यूज़ करते हैं। तो IUCD दिया गया है, यूलिप्रिस्टल दिया गया है, लिवोनॉर्गेस्ट्रॉल दिया गया है, डेसोग्रेस्ट्रॉल दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें जो लिवोनॉर्गेस्ट्रॉल है, यूलिप्रिस्टल हो गया, IUCD है, इनका हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। पर जो डेसोग्रेस्टल है, ये क्या होता है, ये मेनली प्रोजेस्टेरिन डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इमरजेंसी में नहीं बल्कि बर्थ कंट्रोल के लिए इनको यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बर्थ कंट्रोल के लिए हमको बात करना होगा, तब हम लोग डेसोक्रिस्टल की ओर जाएंगे, ठीक है, और इमरजेंसी में ये यूज़ हम इनको नहीं कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस इज, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस मीन्स बाईपोलर डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, मेनिया, ठीक है, बाईपोलर डिसऑर्डर को मेनिया कहा जाता है। और इसके ट्रीटमेंट में एकमात्र सबसे बेहतरीन ड्रग है जो कि है लिथियम कार्बोनेट। मतलब और यूजेस होती हैं बहुत से ड्रग की, पर आपको जनरली यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लिथियम का हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, मेनिया की कंडीशन में। ओके, चलिए तो इनको याद रखिएगा। एंटी कन्वर्जेंट्स आपको पता ही है कि कार्बामेजेपिन हो गया, वेलप्रोएट है, ये सारे एपिलेप्टिक ड्रग जिसको हम एंटी कन्वर्जेंट कहते हैं। और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की बात कर लें तो रेस्पेरिडॉन हो गया, ओमालीजुमैब जो आपके ओलेंजेपिन है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं बहुत से आपके, जनरली एटिपिकल को पूछा जाता है। तो एटिपिकल जो जितने भी ड्रग होंगे उनको याद रख लीजिएगा, ठीक है, मिस नहीं करिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ दिस हिस्टामिन H1 एंटागोनिस्ट इज नोटेड फॉर द सेरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट, ठीक है, सेरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट रखिएगा। कौन सा ऐसा H1 एंटागोनिस्ट है जिसमें जो आपका सेरोटोनिन इनहिबिटर भी कहलाएगा, ठीक है, कौन सा है। चलिए, मैंने आपको पिछले बार भी क्या बताया था, हिस्टामिन्स के क्लासिफिकेशन बताए थे, जहाँ पर हाईली सेडेटिव और आपके मॉडरेट सेडेटिव के मैंने अपने ट्रिक भी आपको बतलाया है।
वहाँ पर आपने जो मॉडरेट सेडेटी है वहाँ पर देखा होगा एक ड्रग जो कि था सिप्रोहेप्टाडीन। सिप्रोहेप्टाडीन के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, आपका H1 एंटागोनिस्ट की तरह यूज होता है, साथ ही साथ सेरोटोनिन ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी ये रखता है, और साथ ही साथ ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी भी रखता है। ये तीनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ओके, और एक बहुत अच्छी यूज इसकी होती है कि ये क्या करता है, वेट गेन कराता है। तो जितने भी ऐसे थोड़े कमज़ोर से बच्चे होते हैं जो ज़्यादा खाना नहीं खाते, बहुत पतले दुबले से होते हैं, तो उनको सिप्रोहेप्टाडीन प्रीफर किया जाता है। साथ ही साथ जिनको वेट गेन कराना है उनको भी सिप्रोहेप्टाडीन किया जाता है प्रीफर, क्योंकि ये वेट गेन के लिए मेनली यूज़ में आता है। ओके, और तीनों इनकी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बतला दी। नेक्स्ट चलेंगे, कफ सिरप मोस्टली कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया, आपने डेली घर में देखा ही होगा, किसी ना किसी को कफिंग हो गया और जैसे कि कफ वगैरह हो गया, कोल्ड हो गया, तो उस टाइम में आपने ज़रूर से सिरप यूज़ किया होगा कफ सुप्रेशन का। तो क्या यूज़ देखा होगा, उसमें ज़्यादातर क्या प्रेजेंट होता है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। क्या प्रेजेंट होता है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन होता है। और यहाँ पर जैसे कि नॉस्कापिन, कोडीन और इफेड्रिन दिया गया। तो कोडीन को आप जानते हैं ओपियोइड होते हैं, ठीक है, ओपियोइड होते हैं, इसीलिए इनको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, पर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन को मेनली यूज़ में हम लाते हैं जितने भी कफ सिरप आपने देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे, विच ड्रग इज कंसाइडर्ड मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक। अब मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक, सबसे पहले मैंने आपको डायूरेटिक क्या होता है इसी सेशन में बतला दिया कि क्या करेगा, ये यूरिन के वॉल्यूम को सबसे ज़्यादा मतलब कि इंक्रीज करते हैं। तो अब इनकी कैटेगरी में जो ऐसे ड्रग जो कि सबसे ज़्यादा यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे, मीन्स जितने ज़्यादा आयन से वो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं उनको इनहिबिट कर दे, वही क्या कहलाएंगे, हाई सीलिंग ड्रग कहलाएंगे। हाई सीलिंग मीन्स हाई इफिशियंसी वाले ड्रग कहलाएंगे, एफिकेसी, हाई एफिकेसी वाले ड्रग ये कहलाएंगे। तो वो कौन होते हैं, जो कि लूप ऑफ हेनले में वर्क करे, मीन्स लूप डायूरेटिक। जितने भी लूप डायूरेटिक होंगे जो कि क्या करते हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन के को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं ये, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बतलाया है, ट्रिक भी बतलाया है इसके लिए, ब्यूमेटानाइड, ठीक है, टोरासेमाइड, ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके लूप डायूरेटिक हो जाते हैं, और यही हो जाता है आपका मेन डायूरेटिक, ठीक है, मेन जो सबसे ज़्यादा पोटेंट होते हैं। ओके, पोटेंट की बात करेंगे तो कम अमाउंट में ये क्या करेंगे, पोटेंटी इसकी क्या बताता है, इसकी कैपेसिटी को बताता है कि ये कम अमाउंट में कितना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। पोटेंसी इज इक्वल टू पावरफुलनेस समझ लीजिए, ठीक है, जितना कम अमाउंट पे अच्छा रिस्पॉन्स दे दे वही क्या कहलाएगा, पोटेंसी इसकी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिपैरिन एंड वारफेरिन। वारफेरिन और हिपैरिन दोनों ही क्या है, एंटीकोगुलेंट होती हैं, ठीक है, क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट की तरह एक्ट करेंगे। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं ये जानेंगे, ठीक है। तो इनको हम कैसे करते हैं, देखिए हिपैरिन को आप क्या लेते हैं, आईवी हो गया, इन रूट से लेते हैं, ठीक है, ये पेरेंट्रल रूट से लेते हैं, पर वारफेरिन क्या है, ओरल ड्रग की तरह यूज में हम इसको लाते हैं। ओके, तो वारफेरिन को ओरली यूज़ करेंगे, बट हिपैरिन को आईवी के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो आपका हिपैरिन है वो इंट्रिंसिक पाथवे से एक्ट करता है, बट जो वारफेरिन वो एक्सट्रिंसिक पाथवे से एक्ट करता है। और यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेंगे तो जो हिपैरिन है उनको हम क्या करते हैं, आईवी या सबक्यूटेनियस रूट यहाँ पर दे दिया गया है, आईवी रूट से मेनली यूज़ कर लेते हैं, और जो वारफेरिन है उनको हम क्या करते हैं, इनको ओरल रूट से मेनली हम लोग यूज़ में लाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हिपैरिन को हमने क्या देखा कि इनको इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, और आप जानते हैं इंजेक्शन के थ्रू जब कभी भी कोई ड्रग लेंगे तो वो फास्ट एक्ट करता है क्योंकि डायरेक्टली वो ब्लड में चला जाता है, तो ये रैपिड एक्शन शो करेगा, पर वारफेरिन थोड़ा स्लो एक्शन शो करता है, ठीक है। तो चलिए इनके बीच में हमने मेन डिफरेंस भी देख लिया, और इस प्रकार से पूरी इकोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। फिर नेक्स्ट चलेंगे एचपी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया है दिस इज द आउटर मोस्ट क्रैनियल अपेंडेज, ठीक है। अब देखिए क्रैनियल अपेंडेज मीन्स क्या है, जो आपका सीएनएस है, ठीक है, आपका जो ब्रेन है वो क्या है, स्कल के थ्रू तो सराउंडेड रहता ही है, उसके बाद स्कल के अंदर क्या रहेगा आपका, इस प्रकार से जो क्रैनियल मसल दिए गए हैं, ठीक है, इनका लेयर रहता है, ठीक है, लेयर रहेगा। तो क्या क्या लेयर रहता है यहाँ पर पहले होगा ड्यूरामेटर, ठीक है, पिया मैटर, इस प्रकार से आपके तीन होते हैं, तीन क्या प्रेजेंट होंगे, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, अराकिनॉइड, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं किसमें, इनके लेयर्स में। डायग्रामेटिकली समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो ये आपका लेयर्स याद रखिएगा,
ठीक है। लेयर्स कैसे याद रखेंगे, ये आपका ब्रेन दिया गया है, स्कल के, फिर स्कल से अंदर में दोनों के बीच में क्या है, एक लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। जिसको मेनिंजियस कहते हैं हम लोग। ओके, क्या है मेनिंजियस, इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करेगा। तो सबसे आउटर में यदि बात करें, ठीक है, आउटर में क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले जो ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा वो है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद आपका होता है एरेकोनॉइड, और सबसे पास में यदि यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपको ब्रेन से यदि लेकर जाएं, ठीक है, ब्रेन से यदि ऊपर लेकर जाएं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पिया मैटर आ जाएगा, फिर एरेकोनाइट आ जाएगा और ड्यूरा मैटर आएगा, ठीक है। बट यदि आपको यहाँ पर से आउटर लेयर बोला जाए तो ड्यूरा मैटर हो जाएगा, एरेकोनाइट, देन पाया मैटर होगा। समझ रहे हैं, तीन ही तो मैंने जो इनका लेयर होगा, ओके, जो लेयर है टिश्यू के वो आप देख लीजिए, ड्यूरा, एरेकोनॉइड एंड पाया मैटर। तो आपको ये देखना है क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेन से आपको पूछा जाता है कि ब्रेन के पास क्या होगा, तो पाया मैटर होगा, बट आउटर पूछा जाएगा तो ड्यूरा मैटर कहलाएंगे, और बीच में क्या होता है, एरेकोनॉइड होती है। नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वॉज। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मेनली ज़्यादातर बैक्टीरिया जो कि काउजिंग हो, किसके लिए, बैक्टीरिया क्या करता है, डिसीज काउजिंग होता है। ये किसने बताया था, ये बताया था हमारे रॉबर्ट कोच जी ने। तो यही हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। रॉबर्ट कोच जी ने क्या किया था, ट्यूबरकुलोसिस को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, जो कि बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस के, इनको। नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ COPD, ठीक है। COPD के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रग किसे यूज़ करते हैं, अब आप ही बताइए। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो पल्मोनरी डिसीज में हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रोंकोडाइलेटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जितने ब्रोंकोडाइलेटर, मैंने आपको एक सलमान वाली ट्रिक भी बतलाई थी, ठीक है। सलमान के सेल से आपको क्या रखना था, साल्बेटामॉल, ठीक है। और क्या याद रखना था, ये क्या करते हैं, ये सलमान को हम भाईजान कहते हैं, ब्रो कहते हैं, ब्रो मीन्स ब्रोंकोडाइलेटर, और इन्होंने तेरे नाम की मूवी की थी, तो टेरब्यूटालिन याद रखना है, बताया था। ट्रिक्स सारे देख लीजिएगा प्रीवियस क्लास में। तो ये जो आपका COPD में मेनली यूज़ होने वाले ड्रग है वो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको मैंने क्या बतलाया, साल्बेटामॉल और टेरब्यूटालिन। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स हैज़ द हाईएस्ट मीन आयोडीन कंटेंट। अब सबसे ज़्यादा आयोडीन कंटेंट किसमें होता है, ठीक है, कौन से टाइप के आपके जो फूड है उसमें आयोडीन कंटेंट होना चाहिए। तो आप ही बताइए, कितने टीवी सीरियल वगैरह में आपने देखा भी होगा कि आयोडीन किस में प्रेजेंट है। तो वो आपने देखा है कि जितने भी समुद्र की पानी वगैरह होती है वो बहुत खारा होता है, क्योंकि उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आयोडीन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जितने भी समुद्री जो जीव है उनमें ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो जैसे सी वाटर फिश की बात कर ले, तो सी वाटर फिश में सबसे ज़्यादा क्या होगा, आयोडीन प्रेजेंट होगा, यदि कंपेयर में किया जाए दूसरे एनिमल्स की, ठीक है। ये हो गया आपका HECP और HEP से क्वेश्चन। अब हम लोग फार्माकोग्नोसिस से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं, आयुर्वेदिक फर्मेंटेड प्रिपरेशन इंक्लूड्स। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से अभी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जैसे कि आपने चूर्णा, भस्मा, अरिष्टा, अवलेहा, ये सारी चीज़ें यूज़ की होंगी। तो यहाँ पर चूर्णा, तेला, भस्मा, अरिष्टा एंड अस्वा दिया गया है। अब यहाँ पर इनके प्रिपरेशन से आया है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आप फार्मासिस्ट हैं आप, और ये सारे प्रिपरेशन ही आपका पढ़ना काम होता है। तो देखिए अस्वा अरिष्टा किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है, यदि हम बात करें फर्मेंटेशन यहाँ पर दिया गया है। तो इनको क्या करते हैं, इनको हम डिकॉक्शन करते हैं, जो शुगर और जागरी यूज़ करेंगे ड्रग के साथ, फिर क्या करते हैं, इनको हम लोग बनाते हैं इनका डिकॉक्शन, जिसको कसाया कहते हैं, ठीक है। डिकॉक्शन बनाने के बाद क्या किया जाता है, इनको रख दिया जाता है, तो ये अपने आप फर्मेंटेशन होने लग जाता है, जिससे कि अल्कोहल जनरेट होता है, ओके। और यही अल्कोहल एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट इसमें फिर करता है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव की तरह ये एक्ट करेंगे, जिससे कि ये लॉन्ग टाइम तक ये क्या होते हैं, इनकी जो एक्शन है लॉन्ग टाइम तक रहती है, खराब नहीं होती। अरिस्टा एंड अस्वा की हम लोग बात करें तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, आपका आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, जो कि क्या होता है, यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, ओके। चलिए अब भस्मा की बात करें तो भस्मा क्या होता है, ये एक प्रकार का राख है, ऐसा भस्म आपने देखा होगा। तो वो कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, मेटल से, मिनरल से उनको कैल्सीफाई किया जाता है, बर्न किया जाता है, जिससे कि ऐस बनता है, और वही भस्मा की तरह हम लोग यूज़
करते हैं, ठीक है। और ये अरिस्टा अश्वा क्या होता है, ये आपका लिक्विड प्रिपरेशन है, बट जो मैंने गलती से अवलेहा बतलाया, अवलेहा क्या था आपका सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, ठीक है। उनको भी डिकॉक्शन के थ्रू बनाया जाता है, बट वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, ये अश्वा अरिस्टा के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट है हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन में दिया गया है गैलेन, C.S. सिडलर, हिपोक्रेट्स। तो इन तीनों के बारे में हम लोग यदि देख लें तो गैलेन जी हमारे क्या हैं, गैलेन जी हमारे फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारी डिस्क्रिप्शन की मेथड दिए थे, ठीक है, डिस्क्राइब कैसे करना है, और साथ ही साथ सारे प्रिपरेशन बताए थे बहुत से ड्रग के, इसलिए इनको हम फर्स्ट फार्मासिस्ट कहते हैं। C.S. सिडलर जी फार्माकोग्नोसी का जो हमारा टर्म है, इन्होंने ही C.S. सिडलर जी ने ही दिया था, ओके। अपने थीसिस बनाई थी एनालिटिक ऑफ फार्माकोग्नोसी का, जिसके कारण नाम पड़ा C.S. सिडलर जी का फार्माकोग्नोसी के लिए। हिपोक्रेट्स की बात करेंगे तो यही हमारे फादर ऑफ मेडिसिन है, जो कि किस में काम किए थे, इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में इन्होंने काम किया था, और साथ ही साथ पूरी बॉडी की स्टडी की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी हम लोग कहते हैं कि किस प्रकार से एक्ट करेगा ह्यूमन बॉडी में, ये सारी स्टडी इन्होंने ही की थी, ठीक है। सुश्रुत जी को हम फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहते हैं। एरिस्टोटल जी क्या है, हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो एनिमल किंगडम है इनके बारे में इन्होंने बताया था, उनके बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट है वाइल परफॉर्मिंग द कीमो माइक्रोस्कोपी ऑफ ड्रग प्लाज्मोडेस्मा वर ऑब्जर्व प्रोबेबल ड्रग इज। अब प्लाज्मोडेस्मा होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए, ये भी क्या है, एक प्रकार का पैरेन्काइमल सेल ही होते हैं प्लाज्मोडेस्मा, जो कि क्या करेगा, देखिए पैरेन्काइमल सेल इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडेस्मा है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सेल्स हैं, उनके बीच में इस प्रकार से कनेक्शन बनाता है, तो इसमें यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम ये कराता है, जितने भी फूड मटेरियल है कह सकते हैं उनका ट्रांसपोर्ट इनके थ्रू होता है प्लाज्मोडेस्मा के थ्रू, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्मा क्या कराएगा, यहाँ पर इनका ट्रांसपोर्ट कराता है फूड वगैरह का, और ये प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका में, ठीक है, नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है ये, और इनके सीड पार्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ एक और अमेजिंग फीचर होता है इसमें, इनमें प्रेजेंट होता है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, ट्राइकोम होगा लिग्निफाइड, और प्लाज्मोडेस्मा ऑब्जर्व किया जाता है इनके सेल्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखते जाइएगा। इस प्रकार से इमेज के थ्रू भी देख लीजिए, इनके बीच में कनेक्शन करेगा इनके जो पैरेन्काइमा है। अब देखिए यहाँ पर जो ट्राइकोम्स है वो लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन प्रेजेंट होते हैं इनके ट्राइकोम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलाइड हैज़ हाइपोटेंसिव एक्टिविटी, हाइपोटेंसिव एक्टिविटी रखने वाला कौन सा एल्कोलाइड है, दिया गया है इमेटिन, क्विनिन, रिजरपिन, पापावरिन। तो क्या करेगा, इमेटिन, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा, इमेटिन को इपिकैक से हम ऑब्टेन करते हैं, और ये क्या होता है, ये मेनली जो एमोइबिक डाइसेंट्री जैसी कंडीशन है उनके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। क्विनिन है एंटी मलेरियल होता है। रिजरपिन की बात करेंगे तो रिजरपिन क्या है, आपका हाइपोटेंसिव एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि राउल्फिया से ऑब्टेन होता है, ठीक है, राउल्फिया एल्कोलाइड से ऑब्टेन होता है रिजरपिन। पापावरिन है क्या, पापावरिन मेनली स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह एक्ट करेगा, और ये जो आपका पापावरिन होता है कहाँ से ऑब्टेन होता है, ओपियम से ऑब्टेन होती है, ठीक है, ओपियम से ऑब्टेन किया जाता है पापावर को, ठीक है। रिजरपिन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट है फेरुलिक एसिड प्रेजेंट इन असाफोइटिडा ऑन ट्रीटमेंट विथ HCl प्रोड्यूस। तो जो फेरुलिक एसिड है, ठीक है, जो असाफोइटिडा मीन्स जिसको हम क्या कहते हैं, हिंग कहते हैं, हिंग का आपने यूज़ देखा होगा, हवन वगैरह में करते हैं, तो असाफोइटिडा को में प्रेजेंट होता है फेरुलिक एसिड। अब फेरुलिक एसिड को HCl के साथ जब हमने ट्रीट किया तो क्या बनाते हैं, ये क्या बनाएंगे ये, चलिए तो आगे हम लोग और अभी इनका पूरा एक वो देखते हैं किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, और इसका आंसर फिर आप खुद ही दे देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका हिंग, आपने देखा होगा, जहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका असाफोइटिडा जिसको हम कहते हैं। रेजिन ये मेनली ड्रग है। अब देखिए क्या क्या होता है इसमें, तो जो आपका फेरुलिक एसिड है, सबसे पहले फेरुलिक एसिड को यदि हम लोग क्या करें, HCl के साथ ट्रीट करें तो ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है अम्बेलिक एसिड में, ठीक है, अम्बेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी अम्बेलिक एसिड से यदि वाटर को निकाल दिया जाए, ठीक है, H2O वाटर को निकाल दिया जाए, तब जाकर क्या बनता है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर बनता है अम्बेलिफेरॉन,
ठीक है, ये प्रोसेस याद रहेगा आपका। फेरुलिक एसिड HCl के साथ ट्रीटमेंट होकर एम्बेलिक एसिड, ठीक है, ये भी एसिड था इसीलिए एसिड बन गया, फिर वाटर निकाल दिए तो एम्बेलीफेरॉन ये बन गया। तो इस प्रोसेस को याद रखिए, हो सकता है पूछा जाए। अब हम लोग बायोकेमिस्ट्री से कुछ सिंपल क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं, और बायोकेमिस्ट्री से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट में द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज, अल्फा और बीटा फॉर्म को क्या कहेंगे? जो आपका ग्लूकोज है, जैसे कि हमने देखा होगा ग्लूकोज में जो आपका स्ट्रक्चर है, तो कार्बन के यदि कार्बन 2 में चेंजेस आ गई या फिर कार्बन 4 में, तब उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एपीमर कहते हैं। पर यहाँ पर अल्फा बीटा इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रहा है, तब उसको हम क्या कहेंगे? एनोमर्स कहते हैं, इनके एनोमर होते हैं। अल्फा बीटा में चेंजेस हुआ तो एनोमर होता है, बट वहीं पर जो इनके पोजीशन है, ठीक है, जैसे कि आपका कार्बन 2 पोजीशन में चेंजेस है कार्बन 4 में, तब वो क्या कहलाते हैं? एपीमर कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एपीमर की बात कर लें तो कार्बन 4 एपीमर, जैसे कि ग्लूकोज का क्या होता है? गैलेक्टोज होता है, और ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लिए पूछा जाता है। कार्बन 4 एपीमर क्या हो गया? गैलेक्टोज। अल्फा बीटा जब आपका साइकिल है उसमें चेंजेस हुआ तो वो एनोमर्स कहलाते हैं। ओके, तो ये एनोमर्स और आपके एपीमर दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, और ये पूछा जाता है। 4th में मैंने आपको बता दिया गैलेक्टोज, और 2 में होता है मैनोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एंडरसन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज इज ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ विच एंजाइम। एंडरसन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज कौन सी एंजाइम के कारण होता है? ठीक है, डी ब्रांचिंग दिया गया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दिया गया है, लाइसोसोमल 1,4 ग्लूकोसाइडेज दिया गया है, और ब्रांचिंग एंजाइम दिया गया है। तो क्या करेंगे? ब्रांचिंग एंजाइम जो होते हैं, जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस स्टडी करते हैं तो आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में आपके डी ब्रांचिंग और ब्रांचिंग एंजाइम होती हैं, तो दोनों से ही कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो जैसे ब्रांचिंग एंजाइम की बात करेंगे तो इनसे एंडरसन डिसीज होता है, और वहीं पर यदि हम बात करें डी ब्रांचिंग एंजाइम से तो वो होता है कोरिस डिसीज। कोरिस डिसीज होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम के डिफेक्ट से। ठीक है, और आपके ब्रांचिंग एंजाइम से होता है एंडरसन डिसीज। और देखिए दोनों में आपका जो साइट है वो चेंजेस है। ब्रांचिंग की बात करेंगे तो लीवर की डिसऑर्डर होगी, और डी ब्रांचिंग की बात करेंगे तो स्केलेटल मसल, हार्ट, लीवर, इन सभी की डिसऑर्डर होती है। ठीक है, हर डिसीज दिया गया है। वॉन ग्रिक डिसीज है, इसे पूछा ही जाता है, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन में देखा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इसकी डेफिशिएंसी से मेनली होता है वॉन ग्रिक डिसीज, और ये पूछा जाता है। इसको स्टार मार के चलिए लगा लीजिए। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको एकदम से ध्यान रखिए जो पूछा जाता है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको एक बार जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड HECP से देख चुके हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू GDC यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हमारा मॉडल पेपर नंबर 5, और इसमें हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्रोमेट यूज एज अ इंडिकेटर। भाई पोटेशियम क्रोमेट को किस मेथड के लिए हम एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। भाई इंपॉर्टेंट है, ये मेथड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इसमें मोहर्स मेथड्स होती है, वोलार्स मेथड होती है, हजन्स मेथड्स होती है। ठीक है, इसमें से मोहर मेथड के लिए हम पोटेशियम क्रोमेट को एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। बेटा याद रखना है, देखो ये हमारी मोहर मेथड्स। ठीक है, दिस मेथड्स fall under the category determined in the end point by the formation of the color precipitate used for the determination of chloride bromide in the neutral solution। हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्लोराइड और ब्रोमाइड के डिटर्मिनेशन के लिए इसको अपन यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये भी याद रखना, मोहर जो है क्या है? क्लोराइड और ब्रोमाइड का डिटर्मिनेशन। मोहर से आपको ऐसा याद कर लो, CIB। ठीक है, CBI बोलते अपन, CIB क्लोराइड और ब्रोमाइड का डिटर्मिनेशन ये करता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट इसमें हमारा टाइट्रेंट रहता है जो ब्यूरेट में लेते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, जो स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं हमारे NaCl से। ठीक है, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है हमारा भाई इंडिकेटर होता है, इसी से हमारा आपका सिल्वर क्रोमेट डाइक्रोमेट बनता है जो रेडिश ब्राउन का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे आप मोहर मेथड्स के लिए, आपको ये इंपॉर्टेंट है, अपन से ये पूछा जा सकता है मोहर मेथड्स पर क्वेश्चन। ठीक है, तो मोहर मेथड्स को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरर ड्यू टू कॉज टू वेट और लॉस इन वेट बाय विच टाइप ऑफ एरर। भाई अपन ने वेट प्रॉपर नहीं हुआ है तो कौन सी एरर कहलाएगी भाई बताइए? वेट के कारण जो एरर आएगी उसको कौन टाइप की एरर बोलोगे? वो कहलाती है हमारी एडिटिव एरर। जो हमने एडिटिव्स ऐड किए ना वो प्रॉपरली ऐड नहीं हुए, तो इसलिए वो क्या है हमारे
एडिटिव एरर की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट एडिटिव एरर क्या होते हैं, देखो एरर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एक्चुअली प्रेजेंट इन द एसे, जैसे एरर कॉज ड्यू टू द वेट, लॉस ऑफ वेट, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एडिटिव एरर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनालाइट आयन डिस्प्लेस द ईडीटीए फ्रॉम द मेटल एंड द मेटल इज सब्सिक्वेंटली टाइटेड विद द स्टैंडर्ड ईडीटीए। इसको भाई बैक टाइटेशन बोलोगे, डायरेक्ट बोलोगे, रिप्लेसमेंट बोलोगे, ये आपको बताना है। कॉम्प्लेक्सोमेट्री के अंदर आता है हमारा, रिप्लेसमेंट टाइटेशन कहलाता है। भाई मेटल जा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस ईडीटीए फ्रॉम द मेटल, तो ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइटेशन को एग्जांपल होता है। इसमें मेटल टू बी एनालाइज यूजिंग द मेटल ईडीटीए, जो ईडीटीए पर मेटल लगा रहता है बेटा वो रिमूव हो जाता है, देखो ये, और जो हमारा मेटल है वो ईडीटीए से कॉम्प्लेक्स बना लगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रिप्लेसमेंट टाइटेशन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो क्या क्या उसमें करेक्ट स्टेप होते हैं, आपको ये ध्यान रखना। प्रेसिपिटेशन है, फिर उसका डाइजेशन है, फिल्ट्रेशन है, ड्राइंग, बेइंग, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के बाद बेइंग नहीं करोगे आप डायरेक्ट, ठीक है, तो ये तो बी तो हमारा एकदम, प्रेसिपिटेशन के बाद फिल्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आपका मुश्किल से ए आंसर अपना जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है, ए आंसर अपना एकदम करेक्ट है, ये स्टेप्स सही है, बाकी सब स्टेप्स आपके गलत है। देखो ये दिख रहा है आपको स्टेप्स, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रेसिपिटेशन ऑफ द सैंपल, प्रेसिपिटेशन, डाइजेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, ड्राइंग ऑन इग्निशन, वेइंग एंड कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में सबसे मेन स्टेप्स होते हैं और इनका ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। सभी लोगों को ऑर्डर आप किसे पूछ सकते हैं, भाई इनका ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन विट्रोल इज सिनोनिम्स ऑफ, भाई हरा थोता किसका होता है, आयरन का तो होता है, आयरन में किसका है, फेरस सल्फेट का होता है, ठीक है, फेरस फ्यूमेरेट का होता है, फेरस ग्लूकोनेट, तो फेरस सल्फेट को ही, कॉपर सल्फेट को हम ब्लू थोता बोलते हैं, तो ये हमारा नीला थोता है, विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, ठीक है, फेरस सल्फेट को बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को डिस्कस करा अपन लोगों ने। इसमें इसका केमिकल फार्मूला FeSO4 7H2 होता है, इसको आयरन विट्रोल भी बोलते हैं, फेरोसोई सल्फेट भी बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, मेटलिक टेस्ट देता है, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे इस सेक्शन में, जिसमें फार्मासिस्ट से रहेंगे, DSBM से क्वेश्चन रहेंगे, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एंड आफ्टर हमें देखना है यहाँ पर नॉन फार्मा पोर्शन, जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। शुरुआत करते हैं फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से निकल कर आ रहा है, आपका कंट्रोल रिलीज ड्रग सिस्टम से आ रहा है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ लार्ज यूनिलेमियर वेसिकल्स, ठीक है, यूनिलेमियर वेसिकल ये किस तरीके का होगा, आपका लिपोसोम रहेगा। इसका साइज बताइएगा, 0 to 100 nm, 600 to 800 nm, 400 to 600 एंड 100 to 400 nm। चलिए क्या रहेगा ये, 100 to 400 nm के बीच का इसका डायमीटर रहने जाएगा। क्या रहेगा, बेसिकली क्या है आपका लिपोसोम, और लिपोसोम क्या होता है, बाइफॉस्फेट लिपिड लेयर से बना हुआ एक कंट्रोल रिलीज ड्रग सिस्टम रहता है, जिससे हम किसी भी ड्रग के ऊपर कोट करके उसे लंबे समय तक या उसके रिलीज को हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यंग्स रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पेडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन विच, ठीक है, किसके अंतर, यंग्स रूल की अगर बात करते हैं तो किस प्रिंसिपल पर यह काम करता है, एज पर, वेट पर, टेम्परेचर या बॉडी सरफेस एरिया। चलिए क्या रहेगा ये बेसिकली आपके एज पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी चाइल्ड डोज को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इस फार्मूला से हम चाइल्ड डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स, ठीक है, एज आ गया और ईयर्स आ गया, और डिवाइडेड बाय एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर प्लस यहाँ पर हमें 12 कर देना है, और इससे मल्टीप्लाई करना है एडल्ट डोज के साथ। एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एडल्ट डोज, एज ऑफ चाइल्ड क्या है 5, एडल्ट डोज है 100 mg, यहाँ एज ऑफ चाइल्ड डाल दीजिए 5 डिवाइडेड बाय 5 + 12 जो आपका फार्मूला है, और एडल्ट डोज से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखते हैं, बॉक्सेस एंड कार्टून्स आर कवर्ड इन विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इन फार्मास्यूटिकल्स। जब हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग पढ़ते हैं तो बॉक्स और कार्टून किस स्टेज में आते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी, क्वाटरनरी और टर्सरी। तो चलिए हम सबसे पहले अगर किसी भी मानकर चलिए किसी कैप्सूल को हम पैक कर रहे हैं, तो कैप्सूल है तो इसके पैक के लिए सबसे पहले तो इसके ऊपर एक ब्लिस्टर पैकिंग हो जाएगा,
ये इसका प्राइमरी पैकिंग होगा। सेकेंडरी हम इसे क्या करेंगे, कार्टून या बॉक्स में डालेंगे। जो इसका आपका कंटेनर रहेगा, जो आपका इसका कार्टून रहेगा, जैसे आपने देखा है कि जो भी आपके अगर मानकर चलिए अगर आपके सिरप हैं तो सिरप हो गया बॉटल में, तो जो बॉटल है आपका ये प्राइमरी पैकिंग हुआ। इसके बाद इसके ऊपर जो कवर रहता है ये सेकेंडरी हुआ, और इसके बाद टर्सरी एंड क्वाटरनरी, ऐसे ही ये पैकेजिंग आगे बढ़ता रहेगा। तो सेकेंडरी फेज में क्या आते हैं आपके कार्टून एंड बॉक्सेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला आपके प्लास्टिक बॉटल आ गए, ब्लिस्टर पैक्स आ गए, रैपर्स आ गए, एरोसॉल स्प्रे के कैंस आ गए, सेकेंडरी में बॉक्सेस एंड कार्टून्स, और इसके बाद टर्सरी में आपके क्या आ रहे हैं, कंटेनर आ रहे हैं, बैरल्स आ रहे हैं, क्रेट्स आ रहे हैं, जहां एक नहीं एक मल्टीपल यहाँ पर आपके डोजेज फॉर्म में मल्टीपल यहाँ पर आपके क्या रहेंगे, प्रोडक्ट रहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिलिंग कैपेसिटी ऑफ साइज 1 कैप्सूल इन ml विल बी, साइज 1 कैप्सूल यहाँ पर पूछा गया है 0.55 ml, 1.35 ml, 0.3 ml एंड 0.15 ml। तो चलिए मैं आपको ये पहले क्लियर कर देता हूँ। टोटल कितने तरीके के आपके कैप्सूल साइज रहते हैं, 000 से लेकर 5, ठीक है। कैप्सूल साइज क्या रहता है, 000 से 5। अब यहाँ पर आपको इस कन्फ्यूज़न से बचना है, जो 000 साइज के रहते हैं इनका साइज बड़ा रहता है, और जो आपके 5 साइज के या साइज नंबर 5 रहता है इसका साइज क्या रहेगा, इनके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा रहेगा। तो फिलिंग कैपेसिटी 000 में ज़्यादा होगा, जब हम 5 की ओर बढ़ते हैं तो फिलिंग कैपेसिटी आपका डिक्रीज़ होने लगता है। 1 की बात करते हैं तो इसमें हम 0.55 ml लिक्विड यहाँ पर फिल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका साइज, एक साइड देख लीजिए, यहाँ पर कैप्सूल साइज और यहाँ पर इनका कैपेसिटी देखिएगा। 000 में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी 1.35, और वैसे ही जब हम 5 में आते हैं तो 0.15, इसके कंपैरिजन में इसका क्या हो रहा है, कैपेसिटी कम होता जाएगा। तो आपको इस कंफ्यूजन से दूर रहना है। अगर बड़े साइज़ का कैप्सूल है तो ऐसा मत सोचिए कि बड़े साइज़ का है तो कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, जस्ट अपोजिट यहाँ पर आपको चलना है। चलिए आगे देखते हैं। इन ABC एनालिसिस द कैटेगरी ए इंक्लूड्स आइटम विच विथ स्मॉल क्वांटिटी बट हाई, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी कम रहेगा लेकिन इनके क्वालिटी ज़्यादा रहेगा, इनका वेट ज़्यादा रहेगा, इनका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, इनका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, या इनका पॉपुलैरिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो जब ABC एनालिसिस पर बात करते हैं तो इसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ आएंगे। अगर ए की बात करें तो स्मॉल क्वांटिटीज़ बट हाई वैल्यू के, मतलब ऐसे ड्रग्स रहेंगे जिनका बोला जाए थेरेपेटिक एक्टिविटी, थेरेपेटिकली वो ज़्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इज, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। स्टेराइल मतलब पूरी तरीके से हमने इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लियर कर चुका है, इसमें किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इस वाटर को क्या बोला जाएगा, या ये इनमें से आपको इसका क्वालिटी बताना है, इसका आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बताना है, या इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो पहला फ्री ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जी हाँ बिल्कुल। स्टेराइल का मतलब क्या समझते हैं, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं डज नॉट कंटेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। इसमें हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट का भी जरूरत नहीं पड़ा, ये भी आपके लिए सही है। हैज़ pH बिटवीन 4.5 to 7.5, जी हाँ, जो हमारी स्किन का pH रहेगा उस रेंज पर ये डिपेंड करेगा, तो ये भी आपका आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर निकल रहा है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, ये सभी आपके लिए करेक्ट निकलेंगे अगर स्टेराइल वाटर की बात करते हैं, अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ठीक है। नॉन पायरोजेनिक रहता है, नॉन पायरोजेनिक मीन्स यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं रहता है, ठीक है। पायरोजन यहाँ पर नहीं रहेंगे। आगे देखते हैं। Which of the following formulation would be considered as an oropharyngeal formulation, ठीक है। ओरोफेरेंजियल, फेरेंजियल मतलब हमारे फेरिंग्स तक जा रहे हैं, और ओरल यानी ओरल कैविटी में भी ये काम करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस है यहाँ पर आपके लिंक्टूशस, माउथ वॉश, एलिक्सर एंड सिरप। चलिए सिरप क्या होगा, ये तो डायरेक्ट अंदर जाने वाली चीज़ है, एलिक्सर भी नहीं है। लिंक्टूशस ये सिर्फ आपके किन के लिए रहेंगे, आपके थ्रोट्स के लिए रहेंगे। बट यहाँ बात करते हैं माउथ वॉश की, तो माउथ वॉश आपके ओरल कैविटी को भी हेल्प कर रहे हैं। अगर ओरल कैविटी में किसी तरीके का इन्फेक्शन है यहाँ पर भी वर्क करेंगे, साथ ही साथ ये फेरिंजियल लेवल पर फेरिंग्स में भी ये इफेक्ट करते हैं। किसी भी तरीके का अगर हमें एंटी एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट चाहिए, एंटी इन्फेक्टिव अगर हमें इफेक्ट चाहिए, तब हम माउथ वॉश का यहाँ पर यूज़ करते हैं। टोटल डाइल्यूशन टाइम यहाँ पर 20 रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी माउथ वॉश की क्वेश्चन आती है यहाँ से क्वेश्चन निकलता है।
आगे देखते हैं, और ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिख रहा है, पारदर्शी ये आपका एक प्रिपरेशन है जिसका यूज़ हम एक्सटर्नली कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन यहाँ पर पेस्ट, क्रीम, लोशन एंड जेलीज। अब देखिएगा ये सभी आपके एक्सटर्नल प्रिपरेशन है, ध्यान दीजिए ये सभी आपके एक्सटर्नल, पेस्ट भी एक्सटर्नल हो गए, क्रीम भी एक्सटर्नल, लोशन एंड जेलीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताइए कि इनमें से ट्रांसपेरेंट कौन सा होता है? पेस्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें आपके फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है, ग्रिटी रहता है, इस कारण से ये तो आपका ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। क्रीम भी आपने देखा होगा, ये भी कभी भी आपको ट्रांसपेरेंट नहीं देखने को मिलेगा। लोशन आपने कभी ट्रांसपेरेंट देखा है? नहीं। लोशंस भी आपके क्या रहेंगे, चाहे आप कोल्ड लोशन में चलें या चाहे आप वेनिशिंग लोशन में चलें, ये इसी तरीके का रहेगा। ये या तो इसका अपीयरेंस मिल्की वाइट रहेगा या तो और किसी कलर के रहेंगे, लेकिन कभी भी ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते। बट वहीं अगर आपने जेलीज पर ध्यान दिया होगा, ठीक है, सिंपली जो आपकी जेली कैंडीज आती हैं उनका भी कलर आप देखकर जान सकते हैं कि वो भी ट्रांसपेरेंट ही रहते हैं। तो करेक्ट आंसर निकल जाएगा यहाँ पर, बहुत ईजी है आपके लिए, जेलीज। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में इनमें से किसका यूज़ किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड या अमोनिएटेड मर्क्यूरा। चलिए क्या हो रहा है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में इनका यूज़ करेंगे तो क्या आएगा आपका? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ नहीं कर सकते, आइस के साथ ये कंपेटेबल नहीं है। सोडियम नाइट्रेट ही आपका, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट ही यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे आइस के लिए एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट भी शो करेगा, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हुआ है इसके लिए भी ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए ये सूटेबल रहता है, इस कारण से सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर पस्चुराइजेशन। जी हाँ, पस्चुराइजेशन लुईस पॉस्चर के द्वारा ये मेथड निकाला गया था, स्टेरिलाइजेशन मेथड है। इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा? अबव 150, अबव 100, 110 एंड 1 नॉन ऑफ द अबव। तो चलिए, पस्चुराइजेशन में कितना टेम्परेचर रहता है आपका? बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। और पेस्चुराइजेशन में दो तरीके का मेथड रहता है, एक होगा आपका फ्लैश मेथड और दूसरा होता है आपका होल्डर मेथड। होल्डर मेथड में क्या करते हैं, टेम्परेचर यहाँ पर कम रहता है लेकिन कांटेक्ट टाइम, ठीक है, कांटेक्ट टाइम या टाइम ऑफ स्टेरिलाइजेशन यहाँ पर ज़्यादा रहता है। सिंपली समझिए इसे होल्ड कर रहे हैं, होल्डर मेथड होल्ड कर रहे हैं, लंबे समय तक होल्ड कर रहे हैं। वहीं फ्लैश मेथड की बात करें तो फ्लैश मेथड में 72 डिग्री सेल्सियस पर हम स्टेराइल करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका समय बहुत कम रहेगा। ठीक है, कुछ सेकेंड या कुछ मिनट के लिए ही हम यहाँ पर इसे स्टेराइल करेंगे। इट मीन्स आपका कॉन्टैक्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, आपका टाइम ऑफ स्टेरिलाइजेशन कम रहेगा और आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इसलिए इसे फ्लैश मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये दो मेथड्स कहाँ पर रहेंगे आपके पस्चुराइजेशन स्टेरिलाइजेशन मेथड के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। होल्डर मेथड में 63 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे, कितने मिनट के लिए भैया? तो 30 मिनट के लिए, 30 मिनट्स। और यहीं पर 72 डिग्री सेल्सियस में हम क्या कर रहे हैं? 20 सेकेंड के लिए। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमने यहाँ पर क्या किया? अपने टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को कम कर दिया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, HLB वैल्यू। ठीक है, हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक वैल्यू ऑफ WO, इसका मतलब क्या समझते हैं? वाटर इन ऑयल सरफेक्टेंट आर। ठीक है, चलिए बताइएगा 1 to 3, 3 to 6, 6 to 9 एंड 9 to 12। चलिए क्या होता है HLB वैल्यू? अगर हम HLB वैल्यू की बात करते हैं तो 18 हो गए और नीचे हमारे 0 हो गए। जब हम जीरो की ओर नीचे पहुंचते हैं तो हमें ऑयल लविंग एजेंट देखने को मिलते हैं, ऑयली एजेंट। और अगर हम 18 की ओर पहुंचते हैं तो हमें वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक यहाँ पर देखने को मिलता है। डिवीजन कर लीजिए यहाँ पर 9 से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है? वाटर इन ऑयल। ठीक है, ऑयल का क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा रहेगा तो ये आ जाएगा आपका 3 to 6 आपका वाटर इन ऑयल। 1 to 3 की बात करते हैं तो ये नीचे और आ रहे हैं आपका एंटी फोमिंग एजेंट। ठीक है, 6 to 9 की बात करते हैं तो ये क्या हो रहा है आपका? ऑयल इन वाटर। ठीक है, यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं ऑयल और वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए ऑयल इन वाटर। एंड 9 to 12 ऊपर अगर पहुँचते हैं तब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? सस्पेंडिंग एजेंट या इस तरीके के जो वाटर लविंग रहेंगे। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इसको भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है। जब भी अगर इस तरीके का अगर टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं, इमल्सन में चल रहे हैं, ये क्वेश्चन HLB से
हाईलाइटेड पोर्शन रहता है, क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। अगला देख लेते हैं, द फॉलोइंग स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक्टुशस शुड बी ऑन इट्स लेवल। ठीक है, अगर हम किसी लिंक्टुशस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कौन सा लेवल यहाँ पर देना चाहिए। जैसे हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन में क्या लिखाएगा, शुड बी सेकन बिफोर यूज़। ठीक है, सेक वेल बिफोर यूज़, ये यहाँ पर आप किसी भी सस्पेंशन को उठाकर देखिए, किसी भी इमल्सन को उठाकर देखिए, यहाँ पर लिखा रहेगा सेक वेल बिफोर यूज़। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन रहता है और बहुत समय तक एक ही जगह में स्टोर होने के कारण उसके पार्टिकल्स आपस में फ्लॉक्यूल्स बना लेते हैं और नीचे की ओर वो डिस्पर्स हो जाते हैं, नीचे की ओर वो जाकर जम जाते हैं, फ्लॉक्स बनाकर वहाँ लूज एग्रीगेट बनाकर वहाँ सेटल हो जाते हैं। इसीलिए हमें इसे सबसे पहले सेक कर लेना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से हमारे कंटेनर में फैल जाए और हमें यूनिफॉर्म डोसेज फॉर्म यहाँ पर देखने को मिले। तो यही हमें, अगर लिंक्टुशस की बात करते हैं तो कौन सा यूज़ करेंगे, नॉट टू बी स्वेल्ड, टू बी एडेड टू हॉट बट नॉट बॉइलिंग वाटर एंड वेपर इनहेल्ड फॉर 5 to 10 minutes, सिप एंड सैलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, टू बी टेकन आफ्टर डाइल्यूटिंग विथ वाटर। चलिए, लिंक्टुशस क्या होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक रहता है, यहाँ पर वाटर भी रहेगा और अल्कोहल भी रहेगा, लेकिन अल्कोहल का क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा रहता है और इसका मेन यूज़ करते हैं हमारे थ्रोट में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, इसके हम प्रिवेंशन के लिए इनका यूज़ करते हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपका मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि कभी भी लिंक्टुशस लें, इसके बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक पानी नहीं पीना है फॉर द बेटर रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सीप एंड सैलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, वाटर के साथ डाइल्यूट नहीं करना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डीएसबीएम से क्या आ रहा है यहाँ पर, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन कंसिडर एज होम ट्रेड। होम ट्रेड इनमें से कौन सा है, फॉरेन एजेंट। चलिए, फॉरेन एजेंट ये तो सीधा इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली, ये भी फॉरेन लेवल पर हो रहा है। इंपोर्ट मर्चेंट, ये भी बाहर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ एक से ज़्यादा आपके कंट्री इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे फॉरेन, समझ गए, फॉरेन मतलब एक कंट्री से दो कंट्री हो गया यहाँ पर। एक्सपोर्ट यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री की ओर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, बाहर जाना। इंपोर्ट यानी दूसरे कंट्री से इस कंट्री की ओर आना। ठीक है, और यही मैन्युफैक्चरर की बात करें तो मैन्युफैक्चरर क्या हो रहा है, अगर हमारे इंडिया में बात करें तो एक ही ऐसी कंपनी जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक ही जगह में वो बन रहा है, वहाँ पर किसी दूसरे बॉडी का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हो जाएगा हमारा होम ट्रेड। तो क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मैन्युफैक्चरर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when at least 51% share of business organization are in the hand of government it is called। ठीक है, अगर किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर 51% शेयर हमारे गवर्नमेंट के हाथ में है, इसे किस तरीके का कंपनी बोलेंगे, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्या रहेगा, 50% पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, मानकर चलिए अगर ऐसी कोई कंपनी है, अगर दो चीज़ें यहाँ पर मिलकर काम कर रही हैं, एक हो गया आपका गवर्नमेंट और एक हो गया आपका प्राइवेट, और अगर इनके बीच शेयर 50-50% का है, ठीक है, 50-50% का अगर इनके पास शेयर है, इस कंडीशन में हम इसे सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट बोल सकते हैं। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट या सेमी, क्योंकि दोनों के पास सेम का आपका शेयर है। बट अगर मानकर चलिए इसके पास अगर प्राइवेट के पास 51 का हो गया तो इसे प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, एक ज़्यादा हो गया, 50 से एक ज़्यादा हो गया। ठीक है, और यहीं पर अगर सेम अपोजिट होता है, अगर 51 गवर्नमेंट की ओर आ रही है, मतलब 1% बहुमत इनके पास आ रहा है, 51 इनके पास आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है, ईजी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 51 मतलब 50 से एक ज़्यादा यहाँ पर लगा दीजिए, आपको ये करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। आगे देखते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस किसे बोलते हैं, होलसेल ट्रेड को, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो मेल ऑर्डर पर क्या आ जाएंगे आपके, मेनली रिटेल ट्रेड ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेल ट्रेड भी टोटल 3 तरीके के रहते हैं, मैन्युफैक्चरर मेल ऑर्डर हाउस, डिपार्टमेंटल मेल ऑर्डर बिजनेस, मिडमैन मेल ऑर्डर बिजनेस, ये सभी यहाँ पर आ जाएंगे मेन ऑर्डर बिजनेस से। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं,
फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन 1948 विद द ऑब्जेक्टिंग ऑफ, ठीक है, फार्मेसी एक्ट जो 1948 में पास हुआ, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू सर्वे फैसिलिटेशन ऑन टेक्निकल सेल रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड बोथ, यानी ए एंड बी और नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए क्या आ जाएगा? फार्मेसी एक्ट क्यों बनाया भैया? ताकि फार्मेसी प्रोफेशन को और इम्प्रूव कर सकें, एजुकेशन लेवल को और बढ़ा सकें, प्रैक्टिसिंग लेवल को और बढ़ा सकें। ठीक है, क्लियर है? ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर पूछा गया है। अगर आप फार्मेसी एक्ट पढ़ें तो आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर एडल्ट एम्प्लॉयड बी द लिमिट ऑफ वर्किंग आवर इन अ वीक शुड नॉट बी मोर देन, अगर किसी एडल्ट एम्प्लॉयर की बात करते हैं, किसी एडल्ट एम्प्लॉय की बात करते हैं, तो उसे एक हफ्ते में किस समय से ज़्यादा काम नहीं देना चाहिए, या उसका मैक्सिमम वर्किंग आवर कितना होना चाहिए? 10 आवर, 9 आवर, 5 आवर एंड 48 आवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 48 आवर्स, एक हफ्ते में 48 आवर्स का टाइम। और अगर हम पूरे एक दिन की बात करें तो मैक्सिमम 9 आवर्स का यहाँ पर टाइम इन्हें होना चाहिए, 9 आवर्स इन अ डे मैक्सिमम। एंड अगर हम बात करते हैं पर डे मैक्सिमम 10.5 आवर्स भी इन्हें मिल सकता है, लेकिन उसके लिए इन्हें अच्छा खासा बीच में एक इंटरवल देना है। वहीं अगर 5 आवर्स से ज़्यादा कर रहे हैं तो नीड इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर्स का इन्हें लंच टाइम या रिफ्रेशमेंट टाइम देना चाहिए। आगे देखते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ DTAB कंसिस्ट ऑफ, इलेक्टेड मेंबर की बात करते हैं, अ टीचर इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी इलेक्टेड बाय PCI, अ टीचर इन मेडिसिन और थेरेप्यूटिक्स elected by the MCI Medical Council of India, और फार्माकोलॉजिस्ट elected by the ICMR। चलिए इलेक्टेड मेंबर्स की बात करते हैं तो ये सभी आपके इलेक्टेड मेंबर्स में आ जाएंगे। यहीं पर आप देख सकते हैं इलेक्टेड बाय एंड इलेक्टेड बाय, सिंपल सा इलेक्टेड बाय हैं, और ये सभी इलेक्टेड जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं टीचिंग फील्ड से, टीचिंग फैकल्टीज ही रहेंगी। ठीक है, DTAB में टोटल आपके 18 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें आपके 8 एक्स ऑफिसो मेंबर, 5 हैं आपके नॉमिनेटेड एंड अदर 5 क्या रहेंगे? इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, टीचर इन फार्मेसी, थेरेप्यूटिक्स में रहेंगे एंड फार्माकोलॉजिस्ट, ये सभी मिलकर क्या बनते हैं? DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनेंगे। आगे देखते हैं। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रिक्वायर्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफिसर इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग एटलीस्ट हाउ मैनी वर्कर्स। ठीक है, किसी कंपनी में एक वेलफेयर ऑफिसर का ज़रूरत पड़ता है, किस लिमिट पर? इनमें से कितने वर्कर रहेंगे तब हमें एक वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ता है? 250 वर्कर्स, 500 वर्कर्स एंड 1000 वर्कर्स। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? देखिए वेलफेयर ऑफिसर पूछा गया है तो मिनिमम आपके कंपनी में 500 एम्प्लॉय हों तभी एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया US 2+2 मीटिंग इन 2023? न्यू दिल्ली, चेन्नई, न्यूयॉर्क या शिकागो? तो क्या है यहाँ पर? सब ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली इसका होस्ट था, और इसका मेन काम क्या है कि ग्लोबली ये ट्रेडिंग कर सके, ग्लोबली एक रिलेशन बन सके दूसरी कंपनियों के साथ। चलिए आगे देखते हैं। विच स्टेट लॉन्च द सैनिटेशन वर्कर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट स्कीम? ठीक है, सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम किसके द्वारा ये लाया गया? आंध्र प्रदेश के द्वारा, तमिलनाडु, केरला या उड़ीसा? तो इसके अंतर्गत क्या होगा? जितने भी आपके सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन्हें यहाँ एम्पावरमेंट किया जाएगा, उन्हें यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, या बोला जाए कि उन्हें यहाँ पर एम्पावर किया जाएगा, उन्हें उनका स्ट्रेंथ बढ़ाया जाएगा, उन्हें मोटिवेट किया जाएगा, और जो काम उन्होंने किया है उसके लिए इन्हें यहाँ पर रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके तमिलनाडु के अंतर्गत। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में क्या, तमिलनाडु के जो हमारे CM हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉबेरी मून इज द फुल मून ऑफ विच मंथ? ठीक है, फुल मून ऑफ विच मंथ? स्ट्रॉबेरी मून ध्यान रखना है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर।
तो ये है आपके जून की बात करते हैं, ठीक है। जब भी स्ट्रॉबेरी मून अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये मेनली या तो हम इसे स्ट्रॉबेरी मून या रोज़ मून बोल सकते हैं। और कब देखा गया था? 3 जनवरी, ठीक है। अगर 2023 की बात करें तो 3 जनवरी देखा गया था, 3 जून देखा गया था। और नेक्स्ट क्या हो रहा है? 18 जून को देखा गया है। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट फुल मून की बात करें तो जुलाई बुक मून के नाम से जिसे जानेंगे विल राइज ऑन 3 जुलाई। 3 जुलाई को ये हमें देखने को मिला। फुल मून या बक मून्स के नाम से भी इसे जानते हैं। स्पेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड चैट जीपीटी राइवल बार्ड इन यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील एंड अदर नेशंस, ठीक है। चैट जीपीटी आप सभी ने देखा होगा, आपके सोशल मीडिया अकाउंट में कई बार इसका एडवर्टाइजमेंट आता है, यूट्यूब में भी इसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा होगा। चैट जीपीटी क्या होता है भैया? एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर डालिए, आपका तुरंत ही ये आंसर दे देगा। किसी भी तरीके का अगर आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम डालते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम डालते हैं, एक बार क्वेश्चन करके देखिए, एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, डालकर देखिए, तुरंत ही ये इसका आंसर यहाँ पर दे देता है, ठीक है। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या नोकिया? कौन सी कंपनी है भैया? गूगल, ठीक है। गूगल पर ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। मार्च 2023 में इसे लॉन्च किया गया था यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम में। आगे देखते हैं। द जोया फैक्टर इज़ अ नोवेल रिटन बाय राजश्री, जेरी पिंटो, सुकेतु मेहता एंड अनुजा चौहान। तो किसके द्वारा लिखा गया ये नोवेल, जो जिसमें कुछ रोमांस भी हैं और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें भी हैं, ये सभी यहाँ पर आपको इस नोवेल में मिलेगा। ये किया गया था हमारे अनुजा चौहान के द्वारा, ठीक है। जिसका मेन अगर बात करते हैं, एलिमेंट कॉम्बाइंस एलिमेंट ऑफ रोमांस, ह्यूमर एंड क्रिकेट रिफ्लेक्टिंग अ कंटेम्पोरेरी इंडियन सेटिंग्स। आगे बढ़ते हैं। कवच 2023 इज अ नेशनल लेवल हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस। किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये कवच 2023 रिलीज किया गया है। अगला क्वेश्चन, वेयर विल बी द नेक्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन 2026? ठीक है, एशियन गेम्स अगला कब होने जाएगा, कहाँ पर होगा? साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान या मनीला? तो देखिए ये बहुत आगे का क्वेश्चन है, 2026 से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, स्पोर्ट लेवल पर बात करें, ऐसे क्वेश्चन भी बनकर आते हैं। तो पिछला कब हुआ था? 2022 में, और अब होने जाएगा 2026 में। कहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपका जापान में। ठीक है, जापान में रहेगा। कब रहेगा? 19 सितंबर टू 4 अक्टूबर 2026। आगे देखते हैं। What theme was decided to celebrate the second International Day of Yoga in India? Second International Day पूछा गया है। Yoga for the achievement of the Sustainable Development Goals, Yoga for Peace, Yoga for Wellness and Yoga for Heart। चलिए, ये कहाँ का पूछा गया? सेकंड का पूछा है। सेकंड कब बनाया गया था? सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे 2015 में मनाया गया था, इसके बाद 2016 में। तो 16 यानी सेकंड हो गया, और सेकंड में इसका थीम था योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये देखिए, अगर हम 2023 की बात करते हैं तो ये क्या है? योगा फॉर द यशुदिवा कुटुंबकम। ठीक है, ये हो जाएगा 2023 का आपका इसका थीम। तो ये भी आपको जरूर से एक बार ध्यान देते हुए चलना है। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो पोटास, क्विक सिल्वर, एप्सॉन और ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका? ड्राई आइस। ठीक है, जिसका मेन काम क्या किया जाता है? फॉर द कूलिंग पर्पस, और जिसका टेम्परेचर माइनस में रहता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम इसका टेम्परेचर रहता है, और बहुत स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी रहता है। अगर आपके स्किन में डायरेक्ट ये पड़ गया तो वहाँ पर इंजरी भी हो सकती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। ठीक है, म्यांमार इसके साथ कौन सा स्टेट अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको इंडियन मैप याद होना चाहिए। मानकर चलते हैं म्यांमार की बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश रहेगा आपका, इसके बॉर्डर में आ रहा है, नागालैंड आ रहा है, मिजोरम आ रहा है और साथ ही साथ मणिपुर भी आ रहा है। बट अगर हम असम की बात करते हैं तो असम इस एरिया तक, असम सिर्फ आपके अरुणाचल प्रदेश तक ही आ पाता है, ये डायरेक्ट म्यांमार के बॉर्डर को टच नहीं करता। चलिए इसका सबसे पहले तो हम मैप देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? म्यांमार। ठीक है, ये एरिया हो गया म्यांमार। यहाँ पर नागालैंड टच हो रहा है, ऊपर की ओर अरुणाचल प्रदेश टच हो रहा है, मणिपुर टच हो रहा है एंड यहाँ पर मिजोरम टच हो रहा है। लेकिन असम देखिए, असम यहाँ पर से लेकर कंप्लीट हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश तक ही जा पाया, यहाँ से आगे नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल इंडिया का मैप है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको नहीं भूलना है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बस इंडिया के मैप को पूछा गया। इंडिया के मैप, इंडिया के ज्योग्राफी से क्वेश्चन निकलता है, ध्यान रखते हुए चलना है, क्वेश्चन कहीं से भी निकल कर आ सकता है। तो विद दिस कंप्लीट करते हैं इस पोर्शन को। नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करना है जनरल इंटेलिजेंस के साथ, जो अभिषेक सर आपको पढ़ाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, ईएसआईसी फार्मासिस्ट का मैराथन सीरीज ऑन है और उसमें हमारे चल रहे हैं मॉडल पेपर। आई होप आपको ये मेहनत हमारी पसंद आ रही होगी और अगर आपको ये क्वेश्चन से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, डेफिनेटली आप अपने कमेंट विचार जरूर में दीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में बात करने वाले हैं फ्रॉम द जनरल इंटेलिजेंस और इसमें रीजनिंग से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि टाइम बड़ा कीमती है। देखिए, choose the pair that best represent a similar relationship to the one expressed in the original pair of the word। बताइए वही रिलेशन किसमें दिखने को मिलेगी? जैसे ये है, किताब की बाइंडिंग होती है, ऑब्वियसली बुक की क्या होती है? बाइंडिंग होती है। अब क्रिमिनल का गैंग होता है, ये तो खैर जरूरी नहीं। डिस्प्ले म्यूजियम में होते हैं, उसका जुड़ाव कहां है? आर्टिस्ट कारपेंटर पे काम करता है, हाँ, लेकिन पिक्चर फ्रेम पे लगती है, ये बात तो बन रही है। बिल्कुल एज लाइक द बुक की बाइंडिंग होती है, स्पाइरल बाइंडिंग आपने कराई होगी, पिक्चर को फ्रेम में लगाया होगा, तो हाँ ये बात तो बन रही है। तो ये सिमिलर आपको सेम एनालॉगी बन रही है, लेकिन बाकी का एनालॉगी नहीं आ रहा था। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क? चलिए यहां पे बताइए क्या आएगा। अब जरा पैटर्न फॉलो करिएगा सीरीज कंप्लीशन का। 10 plus 90, 100 plus 100, 200 plus 110। अब आगे क्या करोगे? 90, 100, 110 प्लस 120 कर दीजिए, 330 आंसर, 430 आंसर ले लीजिए, 430 आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल है, क्या ही दिक्कत है? क्या किया गया यहाँ पे? 90, 100, 110, 120 का एडिशन किया गया है, किया गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आइए थोड़ा सा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, सीरीज कंप्लीशन। U32, V29, X23, Y। अल्फाबेट आता है U, V, W। सर W आएगा, Z काट दो, लेकिन W में सर 2 नंबर दिए, अब ये कैसे फाइंड आउट करें उसको जरा देखो। 32 से 3 माइनस करो 29, 29 से 3 माइनस करो 26, 26 से 3 माइनस 23, 23 से 3 माइनस 20, तो क्या आ गया? W26 आ गया। लो भैया आंसर आ गया, क्या ही दिक्कत है? मींस आपको अल्फाबेट में आगे बढ़ना था और 3 माइनस करने जाना था। Which one set of letter when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it? चलो कंप्लीट करें इसे। B के बाद R होता है, B के पहले N होता है, R के R होता है, R के बाद O होता है, तो BRO-NB, BRO-NB ब्राउन बनेगा क्या? देखो ना जरा, अरे वाह, ऑप्शन जरा देखो मिल रहा है क्या? BROW, तो OW और अगले क्या भरा? RW। हाँ जी, ब्राउन की बात तो है, W की बात है, बिल्कुल ये आंसर आएगा। BROW, BROWN,
फिर आगे बी चलेगा, ब्राउन आपसे बनाया जा रहा है। सो यस, दैट इज द बी आंसर, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ब्राउन फिल करो और आंसर पाओ, यही तो हमने यहाँ पे बोला, बी आंसर आ जाएगा। CMMEOO अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, सेम है। C+2 E+2 G+2, यानी G में +2 करोगे, H छोड़ के I लोगे तो I, अब I में सर 2, S या T, जरा ये भी देखो। MM सीक्वेंस में है M+2 O+2 Q+2, R छोड़ के S लेना है और डबल S लेना है तो ISS हो जाएगा, बना दीजिए। आपको सिंपल आपका आंसर मिल जाएगा। कितना इजी है ना, देखो आपको बस केवल नजरें लगानी, अपना दिमाग कंसंट्रेट करना है कि यार यहां क्या पैटर्न चल रहा है, चलो वो पैटर्न फाइंड आउट कर लो, वो पैटर्न फाइंड आउट कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑपरेशन इज रिटन एज OP NOOP। ओके, सब में जरा देखो -1 नहीं किया गया है, मतलब O N के हमारा क्या आता है, -1 कर दिया गया, -1। सेम आप देखो सब में -1 किया गया, यहां भी -1 करो ना, -1। I के पहले क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। N के पहले क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। V के पहले क्या आएगा, U आएगा। I के पहले क्या आएगा, H आएगा। S के पहले क्या आ जाएगा, R आएगा। I के पहले H आएगा। B के पहले A आएगा। L के पहले K आएगा और E के पहले D आएगा। जरा देखो कहीं आंसर मिल रहा है क्या, HMU, जरा देखना, PQRGHI, HMUH। ओके, अच्छा एक मिनट, आगे कुछ चेंज किया गया है क्या, ऑपरेशन बी, अच्छा शुरू के 4 में माइनस है और आगे के 5 में प्लस है, ये भी देखना। ओके, शुरू के 4 में माइनस, ठीक है, हमारे पास HMUH बन गया। आगे क्या है, अब आपको S से आगे चलना है तो S के बाद आएगा T, ठीक है, I के बाद आएगा J, B के बाद आएगा C, L के बाद आएगा M, E के बाद आएगा F। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शुरू के 4 में -1, उसके बाद +1 और अब आपका आंसर आ गया, C आंसर आ जाएगा। आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। मतलब शुरू के 4 में आपने माइनस किया था, स्टेप बैकवर्ड था, और उसके बाद आपको +1 किया गया था। लास्ट 5 लेटर 1 स्टेप फॉरवर्ड किए गए थे। चलो अच्छा था। One morning, Uday and Vishal were talking to each other face to face. Uday and Vishal, ये दो भाई साहब हैं। मैंने बोला ये विशाल है, ये उदय है, ये उदय है, ये विशाल है। सामने फेस टू फेस, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। फेस टू फेस टू ईच अदर एट अ क्रॉसिंग पे खड़े हुए हैं, बढ़िया। इफ विशाल शैडो was exactly to the left of Uday, विशाल शैडो is exactly left of Uday, तो विशाल की शैडो इधर है, बढ़िया। Which direction was Uday facing? अब बताइए उदय किधर देख रहा था। देखो एक पहले समझना, हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पहली बात क्या बोला गया, वन मॉर्निंग की बात है। विशाल और उदय सामने फेस टू फेस खड़े होकर बात कर रहे थे और विशाल की जो शैडो है वो उदय के लेफ्ट साइड में। अब उदय ऐसे खड़ा है तो ये लेफ्ट हुआ, तो विशाल की शैडो उदय के लेफ्ट साइड में गिर रही है। अब बताइए उदय का फेस किधर है, ये तो पूछा गया है। बहुत सिंपल है भाई, ये ईस्ट था, यहां सन है, ये लो सन लाइट आ रही है, विशाल का शैडो कुछ यहां पे आके गिर रहा है,
अब बताइए उदय किधर देख रहा है? नॉर्थ की तरफ देख रहा है। क्या ही दिक्कत है भाई, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। एग्जैक्टली आप कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए। अच्छा इसमें देखो उदय को इधर खड़ा किया गया, बढ़िया है, उदय इधर खड़ा किया गया, विशाल इधर खड़ा किया गया। अब ईस्ट इधर होगा तभी तो विशाल की शैडो उदय के लेफ्ट साइड में गिरेगी, नहीं तो कैसे गिरेगी? चलिए, अ साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू द नॉर्थ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्शन पे आओ, वरना कंफ्यूज हो जाओ। अब देखो क्या है, हाँ, साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू द नॉर्थ, यहां से चले 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चले, एंड देन टर्निंग टू द ईस्ट। अब ईस्ट की तरफ चल के वो 40 किलोमीटर गए, बढ़िया। अगेन ही टर्न टू हिज राइट। अब यहां पे जाने के बाद राइट मुड़ेंगे, यानी हमारा ये इस डायरेक्शन पे आएंगे, और कितना चले इधर, राइट, एंड गोज 20 किलोमीटर, बढ़िया। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट, अगेन अंदर आ जाओ, 20 किलोमीटर, एंड गोज फॉर द 40 किलोमीटर, पूरा 40 किलोमीटर आ गए। हाउ फार सीज फ्रॉम हिज डायरेक्शन? सिंपल है, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर इधर चले आए थे, 30 गए थे, तो 10 किलोमीटर बचा ना। हाँ जी, सो राइट आंसर इज द 10 किलोमीटर। कुछ नहीं करना था, यहां से चले हैं, 30 गए हैं, 40 इधर, 20 इधर, 40 इधर। अब बताइए डिस्टेंस कितना, सिंपल 10 किलोमीटर का आंसर, कुछ दिक्कत है ही नहीं है। फाइंड द मिसिंग नंबर। चलिए मैट्रिक्स कंप्लीट करिए। ओके, एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करो जरा, -14, जो इसका आंसर आया 13 आएगा जी। जरा यहां भी करो यही, 45 इंटू 2 90। अब 144 माइनस 90 करो, देखो 54 आ रहा है क्या? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सेम 32 इंटू 2 64। अब 64 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा? 4 आ जाएगा क्या? हाँ जी, 4 आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, क्या ही टेंशन लेने का। मींस सेंटर और जो मिडिल वाली लाइन है उसको मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले से डिवाइड करो, माइनस कर दो, फर्स्ट वाले रो का आंसर आ जाएगा। B is twice as old as A. Okay, B is twice as old as A. मैंने माना A की एज कितनी है? A हमारे X ईयर के हैं। अब क्या बोला गया? B is twice, तो B की एज कितनी हो गई? 2x हो गई। A but twice younger than F. ओहो, B A से दुगना है, लेकिन हाफ है किससे? F से। तो F की एज कितनी हो जाएगी भाई? 4x हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि यंगर है और ट्वाइस यंगर है। C इज हाफ द एज ऑफ A। अब C की एज कितनी हो गई? इसका हाफ यानी x/2, बट इज ट्वाइस ओल्डर देन D। अच्छा, D और छोटा है, तो D का कितना हो जाएगा? x/4 हो जाएगा, ट्वाइस ओल्डर। ओके, देन D। हु इज द सेकेंड ओल्डेस्ट? अब बताओ सेकेंड सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, तो सेकेंड सबसे बड़ा पूछा गया है, तो आंसर है बी। कितना इजी है ना, बस खाली लिखना था। A है x, B है 2x, F है 4x, C है x/2 एंड D है x/4। बताइए सेकेंड ओल्डेस्ट कौन आया? B आया। फाइंड द मिसिंग नंबर। चलो 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 जल्दी से मिसिंग नंबर फाइंड आउट करो। 3 2 7 और सेंटर पे है 11, 7 3 10 तो 12। अरे वाह, देखो इसको 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 अगर जोड़ोगे तो अगला नंबर आ जाएगा, अगले का सेंटर नंबर आ जाएगा। 5 4 9 2 11। हाँ ठीक है, 8 1 0, यहां पे 9 डाल दो। 9 आ रहा है क्या? बिल्कुल आएगा। मतलब अगर हम इनके कॉर्नर का ऐड करें तो अगले का सेंटर का नंबर आ रहा है, यहां कॉर्नर का नंबर ऐड करो, अगले का सेंटर का नंबर आ रहा है, तो डी आंसर 9 आ जाएगा। मींस द सम ऑफ द आउटर नंबर ऑफ द ट्राइंगल दैट विल बी द टोटल नंबर इन द ट्राइंगल ऑफ द सेंटर ऑफ द नेक्स्ट वन। स्टेटमेंट, सम किंग्स आर क्वींस, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। ये हमेशा वेन डायग्राम ऐसा बना लिया करो। ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, ऑल क्वींस आर किंग। बताइए कौन सा सही है? देखो क्या बोला गया, सम किंग्स आर क्वीन, ये किंग,
सम किंग्स आर क्वीन, ये है क्वीन। क्या बोला गया? ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। अरे वाह, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। लो भैया, तो हाँ, इससे ये हो गया कि सब किंग्स भी हमारे ब्यूटीफुल है, खासतौर पर वो जो किंग्स क्वीन है। ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल बिल्कुल गलत बात। ऑल क्वींस आर किंग नहीं, सम क्वींस, यहां पे मैंने लिखा है सम किंग्स आर क्वीन, तो ऑल क्वींस तो किंग नहीं हुई ना, तो दोनों गलत है, दोनों गलत है, पहला भी ना दूसरा भी। हाँ जी, डी आंसर आ जाएगा, नीदर 1 और 2, क्योंकि कुछ क्वीन किंग है और सभी क्वीन ब्यूटीफुल है, तो सारे किंग तो ब्यूटीफुल नहीं हुए और सारे क्वीन किंग भी नहीं हुई, तो दोनों गलत है। फाइंड द मिसिंग नंबर। ओके, एफ का नंबर कितना होता है? 6। पी का नंबर क्या होता है? ओ, ओ पी यानी 16। और जे का नंबर कितना होता है? जे का नंबर होता है 10। एफ पी जे। जी का नंबर कितना होता है? जी होता है 7 और ए होता है 1। करेक्ट है, बढ़िया। ओके ओके, एक सेकंड, जरा देखो, ये सामने सामने है, ए और पी, 16 1 17, ठीक। जी जे सामने है, जी जे 17। ओके, अब एफ 6 है, अगला अगर 17 बनाना है तो 11 नंबर वाला चाहिए, और 11 नंबर क्या होता है? के होता है क्या? हाँ जी, मतलब यहां पे क्या है कि अगर आप देखोगे इन दोनों का 17, इन दोनों का 17 और इन दोनों का 17 यानी 17 एड ऑन होने के बाद आ रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर मिल रहा है। द टोटल ऑफ द एज ऑफ अमर, अकबर एंड एंथोनी इज 80 ईयर। अमर, अकबर, एंथोनी 3 लोग हैं और उनका टोटल एज जो है 80 ईयर है। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एज 3 इयर्स एगो? 3 साल पहले उनका टोटल एज कितना था? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर 3 साल पहले 77 रही होगी। अरे नहीं मेरा भैया, सुन लेना, 3 साल पहले तीनों की एज 3-3 साल घटेगी, तो 9 इयर्स रिड्यूस हो जाएगा, तो 71 आंसर होगा। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मतलब केवल आपको ना जल्दी जल्दी में गलत कराने वाला क्वेश्चन है, आंसर में कुछ है नहीं भाई। तीनों की एज 3 साल घटेगी ना, तो टोटल 9 इयर्स घट जाएगा ना टोटल से जी। ए बी एंड सी आर सिस्टर, जरा सुनना, ए बी सी तीनों सिस्टर है। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी। अच्छा, ई डॉटर है, किसकी डॉटर है? बी की डॉटर है, बढ़िया। और ये दोनों भाई बहन हो। अब आपसे क्या पूछा गया? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? अब बताइए, ए डी की क्या हुई? मौसी नहीं हुई क्या? ऑब्वियसली आंट हो गई। ए मासी होंगी, बिल्कुल होंगी, सिंपल है, कुछ नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन में से था। सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर गिवन। ओके, आइए जरा पहले इन दोनों का पैटर्न समझने की कोशिश किया करो। क्या किया गया है? अच्छा, पहले तो इसको यहां कर दिया गया, इसको यहां कर दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या किया गया, जो डबल लाइन यहां थी, सर्कल था, यहां सिंगल था, इसको वहां जब ले गया, अच्छा ऊपर वाले को अपोजिट वाले को डबल करेंगे। देखो यहां पे क्या करेंगे, इसको यहां, और स्क्वायर मेरा सिंगल हो जाएगा और ये लाइन मेरी डबल हो जाएगी। ऐसा टाइप का कहीं इमेज दिख रहा है क्या? जी, दूसरा दिख रहा है, और तो कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ जी, दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको यहां पे क्या किया दिया गया, जो ऊपर वाला है वो डबल वाला है और जो नीचे वाला है मतलब चेंज किया जा रहा है ना, डायग्राम को चेंज किया जा रहा है। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आइए जरा,
डॉट है, डॉट के आगे क्लॉकवाइज में अगले में डबल लाइन है, डॉट के पीछे है, डॉट के आगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, हाँ ये गलत है, ये डिफरेंट है। बाकी तीनों में डॉट के क्लॉकवाइज में हमारी लाइन जा रही है, लेकिन दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, जो बाकियों से अलग है। और आपसे यही अपोजिट तो बताना था, यही अपोजिट का तो आंसर देना था। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। चलिए, मैंने आपको ऑलरेडी इससे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अब देखो, यहां एक लाइन, इस पे आपको यहां वाले पे डिवीजन दिख रहा होगा, यहां वाले पे डिवीजन दिख रहा होगा, तो 3 + 3 आप 6 तो यहीं से जोड़ लो। मैं जोड़ लोगे? अभी रुकना, अब आगे इधर आओ। ये लाइन दिख रही है, लाइट कर दो, ये लाइन दिख रही है, हां जी, इस पे भी तो ये डिवीजन है, तो 3 इधर हो गए। अब सेम चीज इधर भी कर दीजिए, ये लाइन भी है, इस पे भी डिवीजन है, सेम चीज यहां भी कर दीजिए, तो 3 + 3 यहां भी हो गए, तो 6 6 12 हो गए। सर हो गए पूरे? अरे नहीं ना, अभी रुको, तो 12 तो ठीक, लेकिन अभी मुझे ये बताना जरा, अभी जो आपने इधर देखा है, लेकिन क्या अभी यहां से लेके यहां तक ये वाला ट्रायंगल आपने देखा क्या? नहीं। ये वाला ट्रायंगल आपने देखा क्या? ओके, 6 6 12, अच्छा नहीं, ये वाले ट्रायंगल तो हमारे इसमें अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाले लाइन पे जरा रुको, जरा रुको, जरा रुको। अभी ये तो ठीक हो गया, 12 तो हमारे हो गए, लेकिन अभी मुझे ये बताना आप लोग, एक और थोड़ा सा दिमाग, अगर मैं ये वाली लाइन का देख रहा हूं इतना, तब तो ठीक, लेकिन अभी अगर इसी चीज को मैं यहां से यहां पे और यहां से यहां पे, ये लाइन पे भी तो 3 दिख रहे होंगे, सेम चीज इस लाइन पे भी तो 3 दिख रहे होंगे, तो 6 और हो जाएंगे, तो 6 + 6 मतलब 6 यहां पे, तो कितने हो गए? 3 6 6 12, 12 3 15, 15 और 1 16, 16 कितने आएंगे? 16 आंसर आएगा। देखो आ रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आंसर आ रहा है 16। क्यों भाई? क्योंकि आप देखोगे 6 हमारे बाहर हो गए, 3 हमारे इनर है, और उसके बाद 6 हमारे ऐसे हैं जो वो सेंटर पे हमारे आएंगे। जरा काउंट कर लीजिएगा, 6 3 9 6 12, 3 15 1 16 नंबर हमारे आएंगे, 12 3 15 1 16 आएंगे जी। चलो नेक्स्ट, choose the alternative which most closely resemble the mirror image of the given combination। देखो यहां पे आपके पास ये दिया गया है, बताइए इसमें से कौन सा है जो मिरर में फॉर्म होगा। उल्टा कर दो, इधर वाला इधर से दिखेगा, तो बी आर, अब आपका क्या हो जाएगा? उल्टे पे आ जाएगा, आर आई तो कोई दिक्कत नहीं, एस एस लेकिन किधर से? इधर से, हा? और के ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? BRIS इधर का है, गलत है। BRIS इधर का है, गलत है। BRISK, डी आंसर आएगा बच्चे। जरा देखो 4 आ रहा है क्या? हाँ जी, क्योंकि आपके मिरर में जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, पूरा इधर से दिखेगा ना, मिरर में देख लीजिएगा, क्लिक किया आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से फाइंड आउट करिए। Find out which of the answer given figure 1, 2, 3 and 4 complete the figure matrix। यहां टुकड़े थे, यहां सेंटर बन जाएगा, यहां टुकड़े थे, यहां हमारा ये ओवरऑल बन जाएगा, लेकिन कैसे बनेगा? ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, बीच वाली लाइन नहीं रहेगी, और आप हेक्सागोनल, आप देखो हेक्सागोनल कहीं दिख रहा है क्या? दूसरे में दिख रहा है हेक्सागोनल, लगा दीजिए। सिंपल आंसर है, कुछ नहीं करना था। हेक्सागोनल आपका आ जाएगा, क्योंकि जब आप उल्टा करके उसको जोड़ोगे, जैसे आपको यहाँ पे सर्कल वाले को जोड़ा गया। तो ये रहे हमारे मॉडल पेपर 4 के रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको सॉल्व करने में मजा आया होगा। तो आज के सेशन में यहीं तक, आगे कंटिन्यू करिए बाकी टीचर्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मॉडल पेपर नंबर 4, और उसमें जो हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। तो मैथमेटिक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भाई अपन लोग
कवर करेंगे यहाँ पर अर्थमेटिक एबिलिटी। ओके, इसको अपन लोग कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ था क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है, और वैसे तो 4131 है हमारे सीरीज का, ठीक है। बिकॉज ऑफ द scarcity of the rainfall, the price of land decreased by 12%. Its production also decreased by the 4%. What is the total effect on the revenue? रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा बताइए, ठीक है भाई। जमीन के पैसे भी कम हो गए, उसका प्रोडक्शन भी कम हो गया, तो इसके रेंट पर इफेक्ट क्या आएगा, इसमें लॉस ऑफ द 15.52%। ये हमारा करेक्ट आंसर। तो वही चीज है इसमें, सीधा सीधा नेट इफेक्ट इज इक्वल टू क्या करना है हमको, 12 माइनस 4 प्लस 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई परसेंटेज का डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये 15.52 माइनस में आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द एसपी, एसपी को फाइंड आउट करना है, सीपी 40 है गेन अपना। तो यहाँ पे अपन बहुत अच्छे से जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एसपी माइनस सीपी होता है। तो प्रॉफिट तो अपन को परसेंटेज में दिया गया है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता था, प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या रहता था, सीपी रहता था। तो एसपी फाइंड द एसपी भी फाइंड करना है, ठीक है, अपन को एसपी भी फाइंड करना है। तो पहले सीपी 40, अपन को प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं पहले बार। तो सीधा सीधा है, प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है आपका 25% दिया है, मतलब आपका ये 1/4 है, और कॉस्ट प्राइस हमारा 40 है, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे भाई तो 10 आ जाएगा। 10 इसमें ऐड कर दो तो 50 क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। 50 रुपए में बेचा है भाई हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्केट प्राइस ऑफ टीपी इज 16,000 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट शुड बी RS 11,400 इज द फर्स्ट डिस्काउंट इज 5% एंड द रेट ऑफ द सेकंड डिस्काउंट, ठीक है। अगर फर्स्ट डिस्काउंट आपका 5% है तो सेकंड डिस्काउंट का अपन को निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपका 25% है, सेकंड डिस्काउंट जो है हमारा, उसको कैलकुलेशन करने के लिए रेट ऑफ द सेकंड डिस्काउंट है, ठीक है। तो जो टोटल डिस्काउंट है उसको हमने यहाँ लिया 11,400, जो रेट है वो लिया हमने, और 1 माइनस 5/100 किया। इसके बाद अगला जो उसका रेट अपन को निकालना था, तो और अगर तीसरा भी होता तो यही फार्मूला अपना आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें 25% हमारा राइट आंसर हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द रेट पर एनम विल बी सैंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सर्टेन सम ऑफ मनी 1/5 ऑफ द अमाउंट इन 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या अपन को मनी का अमाउंट नहीं दिया, ठीक है। व्हाट इज द रेट पर एनम विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 1/5 ऑफ द अमाउंट इन 10 ईयर्स, ठीक है। जो 10 ईयर में अमाउंट हो रहा है उसका 1/5 है ये, ठीक है। तो उसको आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा हमारे लिए बेटा, सबसे पहले तो 2% इसका आंसर, सीधा सीधा वही जो है अपना फार्मूला उसी को अपन फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सम जो दिया हुआ है प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट P/5 है, ठीक है, टाइम 10 ईयर से। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2% हमारा इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, यहाँ दिया हुआ है द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम इन 2 years at 4% per annum is 80. What will be the compound interest of the same sum if condition of rate and time period are the same? तो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो 81.60 हमारा राइट आंसर आएगा। इसमें मेथड वही हमारा, यहाँ पे n इज इक्वल टू दिया है 2 year, 4% है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 80 है, ठीक है। तो यही वो आपका फार्मूला आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस R/100 को अप्लाई करोगे तो हमको निकल के आएगा 81.60। तो आपको ये फार्मूला जरूर याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें फाइंड द बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ बिल ऑफ द 12,750 ड्यू 4 months hence when we rate of interest is 6% per annum, ठीक है। ये बैंकर डिस्काउंट का भी लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था, वही हमारा फार्मूला होता है 225, इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पर ये जो फार्मूला होता है बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू ART, इसको आप फॉलो करेंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 255 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग इसमें चलना था। नेक्स्ट है हमारा द रिमाइंडर व्हेन 9 + 6 इज डिवाइडेड बाय 8। बताइए आप 9 + 6 को अगर अपन 8 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। अब बोलेगा यार इसको जोड़ो ना पहले, तो कितना आएगा भाई 15 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 बन जाए 8, बचे कितने, कितने बचे बताओ आप लोग भाई। ये तो बिल्कुल सरल है, सेकंड क्लास का बच्चा कर लेगा इस क्वेश्चन को, 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द सम ऑफ 5 consecutive even number ABCD is 130. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ A and D? तो इसमें भी आपको देखो कॉन्सिक्यूटिव नंबर से इसमें फार्मूले से जाना पड़ेगा, हमें नंबर्स निकालना पड़ेंगे पहले, ठीक है। इनका सम दिया हुआ है, जैसे आपके कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, लगातार आपके 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। ये तो इसमें आप इस तरीके से चल सकते हैं, ये a+2 हो जाएगा, ठीक है, या x प्लस मान के इसको अपन भी कर सकते हैं। इसमें 660 अपना आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, वही किया हुआ है देखो यहाँ पर x+1 x+2 x+1 नहीं आएगा, x आएगा, x+2 आएगा, x+4 आएगा, x+6 आएगा, x+8 आएगा। ये 1 था तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 110। जब x की वैल्यू आपको 110 मिल गई है तो मल्टीप्लाई पूछ रहा है, वो किस किस का पूछ रहा है भाई, किसका पूछ रहे हो यार भाई, तुम a का पूछ रहे हो, मतलब x है हमारा, ये तो 110 हो गया, ये तो 110 है। और दूसरा किसका पूछ रहा है, e का, e मतलब होगा 2 4 6 8, ठीक है। तो 110 प्लस क्या होगा 8 होगा, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई का आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ ए जो है हमारा, हाँ यहाँ पर बेटा एक चीज है, ये तो टोटल आया था 110, ये x जो 5x इज इक्वल टू था ना, तो x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5, तो 22 आएगा ना, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 22 है, तो उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो 22 प्लस 8 करोगे, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा हमारा 22 है, ये 8x है, तो 22 इंटू 8 आएगा यहाँ पर, और इंटू 22, तो इसका आंसर होगा 660, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व भी करना है, सिंपल हमारा और कुछ नहीं। इसमें आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो करने को कर लोगे आप, लेकिन डिवाइड में यही है कि इसको कर सकते हो आपस में डिवाइड, बाकी तो और कोई हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, अपना आंसर 2/17 आ जाएगा, कितना आएगा 2/17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मैथमेटिक्स आएंगे तो आप लोगों पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इन अ फ्रेश फ्रूट्स ऑफ ड्राई फ्रूट इज 7:2। इफ 400 kg of dry fruits contain 50 kg of water, then find the weight of the water in the same fruit when they were fresh, ठीक है। तो फ्रेश फ्रूट में कितना वाटर है ये अपन को इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा अपना 175 kg। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, यहाँ पर वेट जो है अपना, वेट ऑफ वाटर फॉर kg फ्रूट कितना है 5 kg है, सो वेट ऑफ द फ्रूट अलोन कितना होगा 350 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो ऑफ वाटर एंड फ्रूट्स टू ड्राई फ्रूट कितना है 7:2 है, ठीक है। तो यहाँ हमको पता है 7:2 है, तो 2 इज इक्वल टू क्या है आपका 50 kg है, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये दिख रहा है ना हमारा, ये 50 है ना, तो ये 2 इज इक्वल टू कितना होगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 25। फ्रेश फ्रूट जो होंगे हमारे, वाटर इन द फ्रेश फ्रूट, तो 7 इंटू क्या करोगे आप 25, तो 175 kg आ जाएगा, तो अपना ए आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैन 4 men कैन डेवलप अ मोबाइल ऐप इन 3 days। 3 days में वो क्या बना लेते हैं, मोबाइल ऐप को बना लेते हैं, ठीक है। 3 women कैन डेवलप अ सेम ऐप इन 6 days, ठीक है। 6 days में वो ऐप बनाते हैं, ये 3 days में, वही वर्किंग वाला, वर्किंग टाइम वाला है, ठीक है। वेयर द 6 boys कैन डेवलप इन द 4 days when 3 men and 6 boys work together for a 1 day, women were to finish the remaining one work 1 day, how many women would be required। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले 4 men can develop mobile app in 3 days, ठीक है। 3 men can develop in the 3 into 4 by 3 days, तो इनका कितना होगा 4 days होगा। 6 boys can develop mobile app in 4 days, I am working by 3 men and 6 boys, तो ये 3 men 6 boys जब वर्क करेंगे तो इस तरीके से हमारा वर्क होगा। रिमेनिंग वर्क, अगर टोटल वर्क हम 1 मान लेते हैं तो उसमें से ये माइनस कर देंगे अपन, ठीक है। तो ऑफ द वर्क, तो 3 वुमेन कैन डेवलप ऐप इन द 6 days, 18 वुमेन कैन डेवलप वर्क इन द 1 days, ठीक है। Hence 1/2 ऐप डेवलप बाय द 1 day वुमेन, तो रिक्वायर्ड ओनली 8 into 1/2 9 वुमेन, कितनी लगेंगी भाई 9 वुमेन आपको इसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर अ पीस ऑफ अ लैंड 10,000 मीटर स्क्वायर which is to be sold at the rate of the 2000 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। उस पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसको लिया गया है। मैन हैज 250,000 with him, find the percentage of land that he can purchase with the amount, तो कितना परसेंटेज खरीद लेगा वो, टोटल पहले देखना अपन को, टोटल तो अपना 10 है, ठीक है। ये है हमारा टोटल, ठीक है 10, इसमें मल्टीप्लाई कर दो भैया 2000 का, तो 10 into 2000 का मल्टीप्लाई कर लो, ये
ये टोटल हो गया हमारा, तो टोटल नीचे रखा जाता हमेशा परसेंटेज में, ये आपने नीचे रख लिया ऐसा। ऊपर कितना है आपका 250 दिया हुआ है, 250,000 है, ठीक है। इसको आपको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसमें देखेंगे तो 4 जीरो तो यहाँ से है, तो ये 3 जीरो और इसका चला गया 1 जीरो, और 2 यहाँ से चले गए। अब बचा कितना भाई आपका, यहाँ पे कितना बचा, 10 डिवाइडेड बाय 25 आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे अगर, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, हाँ इसमें जो है लैंड परचेज बाय द मैन, ये इस तरीके से किया है इन्होंने। 125 मीटर स्क्वायर खरीदेगा तो परसेंटेज ऑफ लैंड परचेज विद दिस अमाउंट, ठीक है। तो उसका आपने देखा कि ये जो है उसके अकॉर्डिंग चले तो 1.5% आ जाएगा। दोनों तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है ये तरीका भी अपना सही है, गलत नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का कुछ एरर होगा, बाकी यहाँ से भी तो आंसर आना ही आना है। देखते हैं अपन फिर से इसको, क्योंकि फार्मूले से करोगे, देखो मैं तो ये कहता हूँ अपने पास भाई 10,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और उसको खरीदा गया है 2,000 रुपए पर स्क्वायर के रेट से। मैन हैज 250,000 विथ हिम, फाइंड अ परसेंटेज ऑफ लैंड दैट कैन ही परचेज विद दिस अमाउंट। तो पहले तो इसका टोटल रेट निकाल लेते अपन। तो टोटल रेट कैसे निकालोगे, 2,000 पर स्क्वायर मीटर है और यहाँ पे 10,000 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, रेट ये है। तो 10,000 इंटू आप क्या करोगे 2,000, तो ये टोटल हो गया हमारा, लैंड है भाई इतना, उसको कितने में अपन को देखना है 250, ये है हमारे। तो भाई हमको ये देखना है कि इतने में कितना खरीदा जाएगा, तो ये तो परसेंटेज ही तो निकालोगे ना आप, इतने में कितना परसेंटेज आएगा, तो सीधा आएगा 250,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 2,000। इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आंसर आएगा, ये भी तरीका अपना वही है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 80। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेटा, इसको सीधा सीधा रहता है साइन 10, साइन 80, 20 ऐसा चला जा रहा है सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक बन जाता है फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स माइनस 1। तो इसको अपन फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 4 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, if the rate of income tax increased by 18%, net income decreased by 2%, what is the rate of income tax? इनकम टैक्स की रेट निकालनी है अपन को, ठीक है, इनकम टैक्स की रेट। तो देखो यहाँ पे आपको सीधा सीधा इसका फार्मूला है कि जो इनकम टैक्स और नेट इनकम है, ठीक है, इनकम टैक्स जो है हमारा इज इक्वल टू 2% ऑफ द नेट इनकम, इसको आप फॉलो करोगे तो लेट द इनकम टैक्स नेट इनकम 9x हो जाएगा, तो टोटल इनकम x प्लस 9x होगा, 10x हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ निकालोगे तो x अपॉन 10x इंटू 100%, तो 10% हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 10% अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अंडर स्कूल अगर पता होंगे बेटा तो सब पे बन जाएगा इसका आंसर। ये 17 है इसका, ठीक है, इसका 25 है और इसका कितना है भाई, इसका 5 है, तो इनको जोड़ लो पहले, कितना आएगा 32, फिर 25 माइनस करो कितना आता है। ऐसा भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताइए, इस तरीके से करोगे कि नहीं करोगे आप, कि और कोई तरीका हो सकता है, बताइए, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट करें। यहाँ पर देखो आपका ये सीधा सीधा तो है, यहाँ से आपका 17 है, 17 प्लस 5 करना है आपको, माइनस कितना करना है 25 करना है, तो 17 प्लस 5 मतलब आपका कितना हुआ 17 प्लस 5 माइनस है ना बीच में यहाँ पर ये बेटा, 17 प्लस 5 तो ये हो गया आपका 22 और 25, ठीक है। तो इसको कैसे किया गया यहाँ पर, ये इस तरीके से किया गया है, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है बेटा इसमें, ठीक है। आप अगर 17 में से 25 प्लस 5 करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 22 आएगा, माइनस 25 आएगा, तो अलग आंसर आएगा, माइनस वाला आंसर रहेगा ये, ठीक है। इसमें -3 के तरीके से आंसर आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपके सही नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए कार ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू बी, स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर, फ्रॉम टाउन बी टू ए स्पीड ऑफ 40, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में ऐसा नहीं करना, दोनों को जोड़ के निकाल दिया अपन ने, ऐसा स्पीड में नहीं निकलता, ठीक है। बाकी सब में चलेगा आपका, स्पीड में थोड़ा अलग रहता है। इसका फार्मूला क्या होगा, अगर आप फर्स्ट ट्रिप की बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा, तो ये आपका स्पीड जो है 42 है, ठीक है। और यहाँ से वापस 40, ऐसा नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 कर दिया, इसमें अपन को दूसरे तरीके से हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ये सीधा सीधा फार्मूला बनता है 2ab अपॉन a प्लस बी, तो ये निकालता है, ये याद कर लेना, इसमें पूछते हैं एग्जाम में, स्पीड में
आपको डायरेक्ट एवरेज नहीं निकालना जैसा अपन लोग निकालते हैं, वैसा नहीं निकालना है, ठीक है। इसके बाद हमारा 2 number are in the ratio of 4:7. If 5 is subtracted from each, the ratio becomes 1:2. Find out the, तो 2 नंबर हमारे भाई सिंपल एक्शन को कंसीडर करेंगे हम, 35 हमारा आंसर आ जाएगा। 4 ये करेंगे 4x एंड 7x उनको 5 1/2 रेशो इक्वेशंस है, इसको सॉल्व कर दोगे बेटा 35 हमारा एकदम आंसर हमारे सामने निकल के आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक वर्कर है, ठीक है, मेक्स टॉय एवरी 2 hours, द वर्कर if he work 80 hours, how many toys will be made? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक टॉय बनाता है भाई 2 घंटे में, तो 80 घंटे में कितने टॉय, डिवाइड कर दो 2 से यार, 40 आ जाएगा। कितना आंसर होगा? 40 अपना एकदम आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन जो है अपना एकदम आंसर सही हुआ। इफ द कॉस्ट ऑफ द 21 पेंसिल एंड 9 क्लिपर्स, ठीक है, कितना है भाई? 21 पेंसिल है हमारे और 9 क्लिपर्स का 819 है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 3 क्लिपर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना, पहले तो इंडिविजुअल का निकालना पड़ेगा, अब क्योंकि और कुछ आपको दिया नहीं है इसमें डाटा में, तो आंसर तो इसका 273 आएगा। बट इसके एक्सप्लेनेशन को देखो आप यहाँ पर, देखो कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल 1 क्लिपर PNC कर दिया इन्होंने, तो ये आपका 9P + 9C आएगा। यहाँ से इक्वेशंस को सॉल्व करो, 7 + 3 3C 273, तो ये सीधा सीधा हो गया। देखो ये आ गया, इसमें और कैसे भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगा। ये दिख रहा है P और C, तो ये 7 पेंसिल और 3 क्लिपर 273, ठीक है। तो ये हमारा इसलिए आंसर 273 दिया गया है इसमें, ओके। तो इन क्वेश्चंस को करते चले, और बेसिकली जो है आपको, जैसे ये नंबर है, ये नंबर इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द सेट 1 2 3 50, प्रोबेबिलिटी दैट इज अ प्राइम नंबर की बताना है आपको, प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो देखो ये n, तो प्राइम नंबर तो यहाँ से शुरू हो गए आपके पूरे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू जो है 15 है हमारे, 15 डिवाइडेड बाय 50, तो 0.3 इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ओके। अब देखो बेटा ये जो है ना, आप सभी के लिए बहुत बहुत आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट सभी के लिए ऑल द बेस्ट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। तो इसमें देखो आपको मैं मैथमेटिक्स वाले पोर्शन बताऊं, तो वर्क इन टाइम पे क्वेश्चन आता है, ट्रेन का क्वेश्चन रहता है, वोट का क्वेश्चन होता है, ये एक परसेंटेज का रहेगा, एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बिल्कुल कॉमन से टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अपन को बहुत इजी आएंगे, टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आप सोचो बहुत टफ आएंगे, यहाँ पे बनेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। हाँ कुछ क्वेश्चन जरूर टफ थे, क्योंकि हमको इतने सारे क्वेश्चंस देना है, तो हम कहाँ से इजी क्वेश्चंस लाएंगे, कुछ तो हमको टफ क्वेश्चंस डालना पड़ते हैं। बट देखा जाए तो क्वेश्चंस आपके जो आ रहे हैं, जो आपका मेन टॉपिक है इसमें, वो क्या है देखा जाए तो, अगर आपने इतने क्वेश्चन पेपर लगा लिए, मॉडल पेपर, अब जितना समय अपने पास बचा है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं, तो इसमें देखो हमको एक फिक्स हो गया है कि भाई ट्रेन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा परसेंटेज से क्वेश्चन हमको आता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा भाई CPSP प्रॉफिट वाला आता है, ठीक है। डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आता है, ये होता है। फिर आपने ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब वेलोसिटी वाले ट्रेन और वोट वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। इसके अलावा नंबर सीरीज आती है, आपको नंबर सीरीज पूछ लेते हैं, एज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एगोवेफोर वाले। तो ये पैटर्न तो आपको वही है, क्वेश्चन आने ही है इसमें से बस, और हमको इजी आएंगे, आप उनको क्या कर लोगे, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे। आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, क्वेश्चन से भी जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो ऑप्शन से चले जाओ, आप चाहो तो क्वेश्चन से चले जाओ, कभी भी करना। तो इसमें आप पेन पेपर का यूज जरूर करना, क्योंकि देखो हम आपको नहीं बता पाते कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें दिखता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम कई बार वहां 10 लिखा है, यहाँ 20 लिख देते हैं। अभी देखा अपन ने कुछ क्वेश्चंस में एरर हुआ, ये सभी के साथ होता है। तो इसलिए भाई आप लोगों को क्या करना है, इन चीजों को बिल्कुल एलिमिनेट करो कि एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर करोगे ना, तो भाई अब पूरा मेथड भी सही जा रहा होगा, लेकिन अपना क्वेश्चन आप लोग क्या कर दोगे, रॉन्ग कर दोगे। तो ध्यान क्या रखना, अपन को एरर नहीं करना किसी भी टाइप की, ओके। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, आपके एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट सभी के लिए, ओके।